पैसा ही कमाना है आपका ड्रीम है या फिर पैसा कमाना तो ड्रीम था ही, क्योंकि स्टार्टिंग से पैसे थे नहीं, और पैसे कमा पाया हूँ क्योंकि सीखा हूँ। दुबई क्या नेक्स्ट बिग पोकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनने वाला है? जो रसल खैमा में कसिनो आ रहा है ना, वो विन कसिनोज की तरफ से आ रहा है। अगर आप उनके वेबसाइट में जाएंगे, उनके प्रेस रिलीज में ये मेंशन्ड है, वी वांट रिच इंडियंस टू कम एंड प्ले ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो आपके दुबई शिफ्ट होने का क्या रीजन है मेन? क्योंकि इंडिया में 3 तरीके के टैक्सेस चलते हैं अभिषेक। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा हो गया इनविजिबल टैक्स। एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोटिवेटर्स मैं दुबई क्यों गया हूँ। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। रैंडमली किसी बंदे को किडनैप कर लिया, अब उसको टॉर्चर करेंगे, अब उसके ऊपर बेटिंग होगी कि कितना बंदा टॉर्चर हो सकता है। कंपनीज को यहाँ तक पता होती थी पहले कितनी सैलरी आ रही है, कब आ रही है, अपने दोस्त को क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, चल पोकर खेलते, वो लिख रहा है, हमें पता भी चल जाता था। एक टाइम था ऐसे होता था कंपनीज को। तो कैसे पता चलता था? चाइना में मकाओ क्रैकडाउन हो चुका है, तो सारे लोग सिंगापुर में खेलने के लिए जाते थे। और क्यों क्रैकडाउन हुआ फिर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना को बिल्कुल नहीं चाहिए ये चीज़ कि कोई बंदा 2026 में दुबई बनने जा रहा है, अगला लास वेगस, अगला मकाओ, अगला हांगकांग एंड अगला दुबई। देवाशीष सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। फाउंडर्स ड्रीम। आपसे बात कर मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैसा ही कमाना है आपका ड्रीम है या फिर और भी कुछ करना चाहते हो आप? देखिए, पैसा कमाना तो ड्रीम था ही, क्योंकि स्टार्टिंग से पैसे थे नहीं, इसीलिए पैसे कमाने थे। लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, और पैसे कमा पाया हूँ क्योंकि सीखा हूँ। अगर नहीं सीख पाता तो शायद पैसे कमा नहीं पाता। एंड सीखने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए इंसल्ट था, और जैसे-जैसे समय के साथ-साथ इंसल्ट बड़े होते गए, अनोखे होते गए, वैसे-वैसे मैं सीखता गया। सो दैट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है 2015 में 5-6 आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स थे, एक कंपनी में मैं काम करता था, और वो लोग एक अलग ही चीज़ को लेके बात कर रहे थे। मैं सामने खड़ा था, और लिटरली मैं हाँ, हाँ, ना, ना कर रहा था, और रात को जाके मैं रो पड़ा कि भाई मुझे क्यों कम पता है। तो तब सलमान खान मेरे लाइफ़ में आए, नॉट द बॉलीवुड वन बट सैल खान, लाइक जिनकी एडटेक कंपनी है यूएस में बहुत बड़ी। तो उनके वेबसाइट में सीखते-सीखते बहुत कुछ सीखता गया, एंड देन केम मोर लर्निंग थ्रू वेरियस पीयर्स एंड बुक राइटर्स, उनके बुक पढ़े, लिंक्डइन में कनेक्ट किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। वैसे क्या लर्निंग थी, मतलब आपकी क्या की लर्निंग थी? तो ही बेसिकली टॉट मी हाउ टू मेक लाइफ मोर सिंपलर, हाउ टू आंसर थिंग्स इन अ मच मोर सिंपलर वे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो 100% में कैसे चीज़ें समझाई जाती हैं, 100 नंबर पे कैसी चीज़ें समझाई जाती हैं, उन चीज़ों से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कि लोग बोलेंगे कि व्हाट इज़ 368 ऑफ 888%, वैसे नहीं, मतलब 100% के एंगल से। तो अभी भी जब मैं 1 करोड़ का बात करता हूँ, 100 करोड़ का बात करता हूँ यूरोप में या फिर यूएस में, आई यूज़ दैट सिंपल एनालॉजी एंड इट वर्क्स आउट फॉर मी। सो वेरी सिंपल थिंग्स हेल्प मी इन लाइफ एट अ लेटर स्टेज रादर देन कॉम्प्लेक्स थिंग इन द अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर। आप पॉकेट 52 के सीएमओ थे क्या? हाँ, मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी था, मैं फाउंडर भी था, उस कंपनी को मैंने खुद स्टार्ट किया। ओके, थोड़ा इसकी जर्नी अपन जानते हैं। कहाँ कब शुरुआत करी आपने इसकी? तो थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। तो नितेश साल्वी इज़ बेसिकली द सीईओ ऑफ पॉकेट 52, जो मेरे को-फाउंडर हैं। सो मैं उनके कंपनी में एक्चुअली बॉम्बे में काम करता था, प्लांसिस में, एंड हम लोगों ने काफ़ी टाइम काम किया। देन आई केम बैक टू बैंगलोर एंड आई वाज़ वर्किंग इन स्टार्टअप्स एंड आई वाज़ डूइंग माय ओन स्टार्टअप। मैंने एडटेक स्टार्टअप भी किया उससे पहले, एंड ही केम बैक टू बैंगलोर आफ्टर सेलिंग हिज ओन कंपनी एंड टोल्ड मी कि लेट्स डू पोकर, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से प्लान था कि पोकर में ज़रूर कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे पोकर में। इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी लोग ब्रिज गेम्स खेला करते थे, वो लोग यूरोप वगैरह जा चुके थे। तो एज़ अ बंगाली फैमिली काफ़ी मतलब ओपन कल्चर है वहाँ पे, कि मतलब कार्ड गेम्स को लेके सीखना, द स्किल साइड ऑफ थिंग्स। तो मैंने और नितेश ने डिसाइड किया, फिर मैंने क्या किया, एचएसआर लेआउट में एक स्टार्टअप था, वहाँ पे मैंने जॉइन कर लिया। ठीक है। एंड बाकी 3 हमारे को-फाउंडर्स थे, नितेश, सौरभ एंड सत्यम, जो टेक देखते थे, कोई प्रोडक्ट देखता था, और नितेश ओवरऑल चीज़ें समझते थे। तो मेरे घर में हमने कंपनी रजिस्टर किया, यहीं पास में ही था, एंड वो लोग सारा दिन मेरे घर पे काम करते थे। मैं ऑफ़िस करने जाता था, और लंच के बहाने निकल के आता था, उस ऑफ़िस में कभी नहीं जाता था वापस। फिर अगले दिन जाता था सॉरी बोल के। तो वो सैलरी आती थी, तो वहाँ से हम लोगों ने बूटस्ट्रैप करना चालू किया आहिस्ते-आहिस्ते। हम लोगों ने लावा लैंप्स बनाए, हम लोगों को टेक्नोलॉजी कुछ अलग चाहिए था, क्योंकि उस समय जब हम लोगों ने सर्वे किया इंडिया में, तो हमें ये पता चला कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रस्ट फैक्टर से, कि पैसे डालूँगा चीटिंग हो जाएगी। तब बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे, बहुत सारा प्रॉब्लम वैसा हो रहा था। जैसे आईपीपीए बोल के एक प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक में, सबसे ज़्यादा पोकर प्लेयर्स हिंदुस्तान के आपको वहीं पे मिलेंगे, एंड वो प्राइवेट चैनल है, कोई नहीं जॉइन कर सकता है। आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, आपके बारे में बताना पड़ेगा, फिर वो लोग आपको लेंगे, स्वीकृति देंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ऐसा है। वहाँ पे लाखों की स्टेकिंग होती है। मतलब आप किसी प्लेयर के ऊपर स्टेक कर सकते हैं, ये जीतेगा या हारेगा,
एंड दे विल ओनली टेक यू एज अ मेंबर अगर वो आपको जानते तो हैं। लीगल है इलीगल है? इट इज लीगल, स्टेकिंग इज लीगल, कंप्लीट लीगल प्रोसेस? कंप्लीट लीगल है। आप फैंटेसी में नहीं करते हो, आप अपनी टीम बनाते हो और उसके ऊपर आप पैसे लगाते हो कि भैया ये लोग पॉइंट्स कमा के देंगे मुझे, अच्छी बैटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पे बैटिंग नहीं कर रहे, पोकर खेल रहे, वो चीज़ें होती है। तो हाँ, आपके सवाल पे वापस आता हूँ। तो हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी, सर्वे किया, कि पता किया कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्या करना है। पोकर एक्साइटमेंट में तो करना है, लेकिन सॉल्व क्या करना है? तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट सॉल्व करना है। क्योंकि तब मैक्सिमम पोकर कंपनीज़ जो हिंदुस्तान में थी, वो लोग ईस्टर्न यूरोप से टूटे-फूटे सॉफ्टवेयर्स लेके चला रहे थे। तो ज़्यादा प्लेयर्स आ जाते थे, तो प्लेटफ़ॉर्म क्रैश कर जाता था। तो हमने सोचा कि एक तो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा एक सत्यवादी प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, वेरी ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म। तो हम लोग लिखते भी थे, हमारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म का तो ब्रांड था क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर आरएनजी प्लेटफ़ॉर्म, वर्ल्ड का पहला। तो हम लोगों ने लावा लैंप्स मँगाए। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय ओल्ड स्टोरी। तो उसको हम लोगों ने रखा ट्राइपॉड के यहाँ पे। हम लोगों ने इस स्टोरी को क्लाउडफ्लेयर से इंस्पायर्ड होके बनाया था। ओके। क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी कंपनी है जहाँ से वर्ल्ड की 25% इंटरनेट पास करती है, राइट। और उनके स्टूडियो में लावा लैंप्स है। तो दैट वाज़ द वीडियो दैट वी सॉ। यूट्यूब वीडियो से हम लोग इंस्पायर्ड थे कि इसको हम लोग इतना ऐसा बनाएँगे ताकि हम चाहे हम भी इसको मतलब रिग ना कर पाएँ। ये हमारा पहला कमिटमेंट था घर के अंदर। और बचकानी हरकत थी, हम लोगों ने मोमबत्ती हाथ में लेके सबने प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान का पैसा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट होगा, लोगों को खेलेंगे, हारेंगे जीतेंगे वो तो अलग चीज़ हो गया। ठीक है। तो वो टेक बनाया, प्लेटफ़ॉर्म बनाया, लावा लैंप्स लगाए, हम लोगों ने वुडन रैक्स बनाए, उसके अंदर लावा लैंप्स रखे, ट्राइपॉड आया, उसके ऊपर रास्पबेरी पाई आया। वो फ़ोटोग्राफ्स लेता था और उसको 0-1 में कन्वर्ट करता था, वैसे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता था। सो अंटिल नाउ नोबडी कुड टेल अस दैट कि आपका प्लेटफ़ॉर्म रिग्ड है। कभी-कभी कुछ लोग बोल देते हैं, गुस्से में पैसे हार जाते हैं, वो नॉर्मल होता है, रिएक्शन इज़ ऑलवेज़ देयर। बट मुझे पता है पर्सनली कि उस प्लेटफ़ॉर्म की गुणवत्ता क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट प्लेटफ़ॉर्म, एंड देन वी वेंट वन स्टेप अहेड। हम लोग आई-टेक लैब्स में गए, वहाँ पे हम लोगों ने सर्टिफ़िकेशन लिया, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है वो, कि मतलब कि दिस इज़ नॉट सम लूज़ स्टफ एंड वगैरह-वगैरह। सो वी किया। देन वी मेट अभिज्ञा सागर। काफ़ी अननोन नेम है ये, बट ही इज़ वन ऑफ वर्ल्ड्स टॉप पोकर प्लेयर्स। बिहार, पटना से है वो। प्लेयर है? प्लेयर है, अच्छा। खुद की कंपनी कर चुके थे नोबेल एसेस। अच्छी तरीके से चला नहीं पाए थे क्योंकि उनका भी वही प्रॉब्लम था, ईस्टर्न यूरोप से सॉफ्टवेयर लेके आए थे और वो सॉफ्टवेयर काफ़ी झल्ली था। मतलब इन्होंने तो ही केम, ही इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी, ही पुट इन सम 50 लाख रुपीज़ इनिशियली, सीड फंड अगर आप बोलोगे तो। सब एचएसआर में ही थे हम लोग यहाँ पे। कंपनी स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, डेवलपर्स लाए। लेकिन 50 लैक्स आते-आते थोड़ा-सा टाइम लग गया था, तो तब मेरे पास थोड़ा-सा पैसा था एंड फुल स्टैक डेवलपर को सैलरी देनी थी। मुझे अभी भी याद है, जून का महीना था। बीडीए कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे वो बंदा आया था, उसको हम लोग पिकअप करके लेके गए थे, 1 महीना हुआ था। तब सोच रहे थे गाड़ी बेच दूँ या बेटे का स्कूल फी नहीं दूँ, बेटा ग्लोब ट्रूटर्स में पढ़ता था यहाँ पे। सो गाड़ी नहीं बेची, ग्लोब ट्रूटर्स के प्रिंसिपल को जाके बोला, मैम 1 महीने बाद दे दूँगा फीस, अभी किसी को सैलरी देना है। ठीक है। तो सैलरी दे दी। जुलाई महीने में मेरा 14 तारीख को मेरा जन्मदिन है। एंड जुलाई के 1 तारीख को एक इंडियन वीसी ने ट्विटर में लिखा था हैशटैग पोकर, क्योंकि मैं तो वीसीज़ को स्कीम कर रहा था कि कहाँ से मुझे वीसी मिल सकता है जो पोकर में इंटरेस्टेड हो। मतलब वो 1 इन अ मिलियन प्रोबेबिलिटी होता है। राइट, राइट। हाँ। तो उनका नाम था अर्जुन, एंड अर्जुन इज़ अ पार्टनर ऑफ विशेष इन अ कंपनी कॉल्ड स्पेशल इन्वेस्ट। ठीक है। तो अर्जुन वाज़ वेरी इंटरेस्टेड इन पोकर, वो ऑनलाइन पोकर खेला करते। तो उनको मैंने पिंग किया, बोला सॉरी आई एम एट द एयरपोर्ट। मतलब उनके हैंडल के थ्रू लिंक्डइन मिल गया, लिंक्डइन के थ्रू उनका नंबर स्क्रैप कर लिया था तब। नंबर पे डायरेक्टली कॉल किया, देखिए ऐसा-ऐसा बात है, अर्जुन सही कूल इन्वेस्ट करते हैं, आके मिलता हूँ। तो कुछ राउंड ऑफ कन्वर्सेशन हुआ 14 जुलाई को, फाइनल बात हुई, उस दिन मेरा जन्मदिन था एंड 17 जुलाई को स्कूल का फीस देना था बेटे का। तो 14 जुलाई को चेक आ गया एंड हम लोगों ने 15 को डिपॉज़िट कर दिया, हाँ, 16 को मैंने स्कूल फीस भी दे दिया। तो वैसे हमारा कंपनी स्टार्ट हुआ, कुछ 5 करोड़ हमें मिले थे उनसे। ओके। एंड अगर आज आप एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा ड्रीम होता है जब आप किसी वीसी के वेबसाइट में जाओगे और वहाँ पे लिखा रहता है एग्जिटेड 2x रिटर्न, कि उनने हम पे पैसा लगाया और हमने उनको डबल मतलब 2x 3x रिटर्न दे दिया। उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है जब कोई मतलब आप पे भरोसा करता है। सो दैट वाज़ द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोडक्ट बन गया और हमने लगा हमने तो सब कुछ फोड़ दिया है। अभी तो लोग आके खेलेंगे और हम लोग बहुत अमीर बन जाएँगे, लोग भी अमीर बन जाएँगे। उससे फ़र्क नहीं, हम बहुत पॉपुलर भी बन जाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुँ। एक बंदा खेलने के लिए नहीं आया प्लेटफ़ॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप प्रमोशनल मनी ना आपने रखा नहीं है। आपने अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, उससे क्या हो गया? तो फिर हमें लोगों को बुलाना पड़े कि सर आओ खेलो, हम लोग आपको मार्जिन देते हैं और कमीशन देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे हम लोग ई-कॉमर्स में बोलते हैं, कम मार्जिन रखेंगे। तो लोग आके खेलने लगे।
हम लोग हर दिन आते थे, कॉलिंग करते थे खुद, मतलब टीम तो काफ़ी छोटी थी, अब सीएमओ वगैरह तो साइड में, खुद एंटरप्रेन्योर है, खुद हासिल कर रहे लोगों को बुला रहे थे। लोग आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, और 2-3 महीने किया और पता चल गया कि ये कंपनी अब बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग आ नहीं रहे। ठीक। पैसे खत्म होने के कगार पे सारे लोग आ चुके थे, टेकीज़ थे, सारे कोट कर रहे थे, प्रोडक्ट बन चुका था, एंड वीसी वगैरह भी हाँ ना, हाँ ना में थे। तो फिर अभिज्ञा सागर जिन्होंने 50 लाख लगाया था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने आके बोला कि आप नेटवर्क स्टार्ट करो। तो मैं आपको नेटवर्क बताता हूँ, मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, मेरे प्लेटफ़ॉर्म में आप खेल रहे हो पॉकेट 52 में साइन इन करके। अब मैंने अपना प्लेटफ़ॉर्म किसी और बड़े साइट को दे दिया जहाँ पे और ज़्यादा ट्रैफ़िक है। वहाँ से वो यूज़र आके खेल रहा है, तो मेरा यूज़र और उसका यूज़र एक साथ खेल रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो उस प्लेटफ़ॉर्म से खेल रहा है और मेरे प्लेयर को लग रहा है कि वो पॉकेट 52 से खेल रहे हैं, तो हम लोगों ने लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ओके, गुड। ये प्रॉब्लम ऐसा होता है P2P में, प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम में, आप 3 पत्ती ले लो, पोकर ले लो, अलग-अलग गेम्स है, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल। लेकिन लोग जब खेल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों का होना। जैसे एक मेला होता है ना, आप मेले में कब जाओगे? जब आपको भीड़ दिखेगा। राइट। आप खाली मेले में कभी नहीं घुसोगे। तो पोकर भी ऐसा ही होता है, रमी भी ऐसा होता है। लिक्विडिटी जब तक नहीं होता है, लोग नहीं खेलेंगे एक-दूसरे के साथ में। और यहाँ पे वही होता है कि पहले कोई आ जाएगा, फिर मैं खेलूँगा। उस चक्कर में कोई भी नहीं आता था। तो उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्रैश कर गया। हमें पता नहीं था कि इतने प्लेयर्स आ जाएँगे। कितने यूज़र्स आ गए थे उस टाइम पे? समझ लीजिए पोकर में कुछ 600-700 बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, 600-700 यूज़र इंडिया के मैग्नीट्यूड में। तब कुछ 20-30 हज़ार यूज़र्स आ गए, खेल रहे हैं सब लोग। और क्या हो रहा है? प्लेटफ़ॉर्म डूब गया हमारा। फिर वापस हम लोगों ने स्टिचिंग किया, सबसे माफ़ी माँगा, सर माफ़ कर दीजिए, प्लेटफ़ॉर्म डूब गया। उसी कम्युनिटी में जाके हम लोग लिख रहे, सब हमें गालियाँ दे रहे थे। तो मैं सीएम हूँ, मुझे जाके गाली खाना पड़ेगा, और मैंने सबको बताया सर ये प्रॉब्लम हुआ है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग आएँगे, इतने सारे झुंड में। तो प्लेटफ़ॉर्म को बेटर किए, 1 दिन टाइम लिया, 24 घंटे के अंदर। तब तक हम लोग 7 या 8 अलग-अलग ऑपरेटर को हमारा प्लेटफ़ॉर्म दे चुके थे इंडिया में। सुपर हिट, बढ़िया चल रहा है, रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर चढ़ गया हमारा, हम लोग बहुत खुश, मुँह में एकदम तिल का लड्डू, एंड जैसे लड्डू में मतलब दाँत में दबाया, फुस हो गया। ये फुस कैसे हुआ आपको बताता हूँ, क्योंकि उन प्लेटफ़ॉर्म्स को लगने लगा कि भाई अब ये तो हमसे बहुत ज़्यादा कमाने लगे, अब हम हमारा प्लेटफ़ॉर्म बना लेंगे। लेकिन इसके बीच में भी एक कहानी हुई थी, हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। जब शायद फोर्ब्स से हमें कॉल आया था कि बोला था कि आप वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट पोकर कंपनी बन गए हो, एंड एज़ एन इंडियन बहुत प्राउड फील हुआ कि पोकर, अमेरिका, इंडियंस मेकिंग पोकर एंड वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट, अलग-अलग जगहों पे लोग बोल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हुआ। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, मतलब दैट्स समथिंग दैट मैं आज तक बहुत गर्व महसूस करता हूँ। बट वो ज़्यादा दिन रहा नहीं, क्योंकि बाकी कंपनीज़ भी स्टार्टअप्स थे, एंड बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं। तो उनको पता चल गया, तो उन लोगों ने बिज़नेस मॉडल सही तरीके से बनाया। वहाँ पे कुछ हमारी गलती हुई कि हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद कुछ लोगों को और अच्छे से संजो के रखना चाहिए था। हमारी टीम से कुछ इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे चले गए, तो शायद टेक स्टैक भी चला गया थोड़ा बहुत। उसमें गलती भी हमारी है, हमें लगता है ऐसा। तो सब कुछ सही-गलत तो होता रहता है, लेकिन उसके बाद जो हमें एक एज मिला, लोग हमें जान गए थे तब तक, एंड उसके बाद हम लोग आगे चलते गए। उसके बाद देयर वाज़ नो मेरे टर्निंग को बैक। थोड़ा-सा ये होता है, ये गेमिंग और बैटिंग ऐप में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों अलग-अलग चीज़ें ही होती हैं। अभी मैं गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, काउंटर स्ट्राइक के साथ, जो इंडिया में किसी को नहीं पता है। काउंटर स्ट्राइक में जुआ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। बेटिंग आप बोलिए, जुआ बोलिए, वेजरिंग बोलिए, तीनों एक ही शब्द है। अगर मतलब हमें पता होगा कि काउंटर स्ट्राइक सबको पता होगा, राइट? डोटा होता है, बंदूक लेके बंदा जाता रहता है। तो इसे हम लोग फर्स्ट पर्सन शूटर बोलते हैं। मतलब बंदे को सिर्फ बंदूक दिखता है और हाथ दिखता है। आप बंदूक में अलग-अलग स्किन लगा सकते हैं। इन योर गन यू कैन पुट अ लॉट ऑफ स्किन्स, और जो हाथ होता है उसमें भी आप अलग-अलग ग्लव्स लगा सकते हैं। आपको मैं सवाल पूछता हूँ कि आप एक एवरेज में बता सकते हैं एक स्किन की कीमत कितनी होगी? $7,000। $7,000। मैं आता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना? 20 सेंट से स्टार्ट हो जाता है स्किन। आपको 10 सेंट में भी स्किन मिल जाएगा। स्किन के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। वहाँ से आप स्किन खरीद सकते हैं, उस गन में लगा सकते हैं। और ये गेम आप फ़ोन में नहीं खेल सकते, सिर्फ़ आप विंडोज़ में खेलते हैं। स्टीम होता है आपका, स्टीम में डाउनलोड करते हैं, काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं। आपके चेहरे से पता चला काउंटर स्ट्राइक आपने भी बचपन में थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा-सा बंदूक खेलता तो था। घुमाया होगा ही। एटलीस्ट आईजीएल 2 वगैरह तो याद ही होगा आपको, है ना अभिषेक? जो लेटेस्ट स्किन पिछले महीने बिका है, एक चाइना के बंदे ने खरीदा $1 मिलियन में। स्किन बेटिंग इंडस्ट्री इज़ $50 बिलियन इंडस्ट्री। लोग पागलों की तरह स्किन खरीदते हैं अभिषेक। तो मैं एक प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा उसका, क्योंकि वो लीगल है वहाँ पे। ठीक है। ये कैटेगरी होती है स्वीपस्टेक्स। वहाँ पे आप जाते हो, आप जैसे जीमेल में लॉगिन करते हो ना, उस प्लेटफ़ॉर्म में आप स्टीम से लॉगिन करते हो,
क्योंकि आपका गेम स्टीम में होता है, विंडोज में स्टीम होता है, उसके अंदर काउंटर नहीं, स्ट्राइक होता है। हाँ। स्टीम से आपने अकाउंट वैलिडेट किया, अब वहां पे जाइए, आप पैसा लगाइए, आप जुआ कीजिए, जुआ करके आप जो भी जीतते हैं आप स्किन में विड्रॉ कर सकते हैं। उस स्किन को आप अपने गन में लगा सकते हैं, कुछ दिन अपने गन में लगाए, उसके बाद जाके आपने $500,000, $100,000, 10 लाख, 20 लाख हिंदुस्तानी रुपए, 40 लाख, 50 लाख केजी हिसाब से सेल हो रहा है। मतलब इनटेंजिबल आप पकड़ नहीं सकते। गन के स्किन्स, हैंड ग्लव्स तो अलग ही हो गए, नाइफ्स तो अलग ही हो गए। तो क्यों करते लोग? मतलब इतना टाइम है क्या? मतलब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? क्या देखिए, चल आप रहा है? समझिए इस चीज को कि रिक्रिएशन एक ऐसी चीज है, स्पेशली यूरोप एंड अमेरिकाज में, जहां पे उनके पास बहुत पैसे लेकिन किक नहीं है, हुँ। उस किक के लिए करता है। मैं आपको एक गेम बताता हूँ जो चाइना में काफी ज्यादा अभी सुपर हिट हो गया और यूरोप में भी अभी होने वाला है। टेलीग्राम में रियल टाइम कॉक फाइट होता है। हाँ। कॉक फाइट तो हमें सबको पता ही है, दो मुर्गे लड़ रहे हैं। अब उसके ऊपर लोग इथेरियम वेजर कर रहे हैं, इथेरियम से बैटिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सा कॉक जीतेगा। उस लेवल पे वो लोग लेके गए। हैमस्टर का रेस, हैमस्टर होता है ना, चूहे की तरह होता है, कार्डबोर्ड के बीच में रेस होता है, याद है बचपन में ना दूरदर्शन क्यों में क्यों देखते नहीं थे। ना? उसके ऊपर जुआ चल रहा है। तो घूम फिर के वही हम लोग रोमन कल्चर में जा रहे हैं, जहां पे अगर आपको याद है कि ग्लैडिएटर खड़ा है, एक लायन खड़ा है, दो लोग लड़ रहे हैं, और पूरे ऑडियंस को बड़ा मजा आ रहा है, वाह 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 वाह, खून निकल रहा है इंसान के बॉडी से। ये आज ऑनलाइन चल रहा है पूरा। ये सब चीजें हैं, दीज आर ऑल ऑनलाइन। अगर एक चीज के बारे में जो मैं यूएई या दुबई के एफ्लुएंट सोसाइटीज में सुनता हूँ, जिनके पास और ज्यादा पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली किसी बंदे को मतलब किडनैप कर लिया, उसको एक पैनिक हाउस में लेके चले गए, अब उसको टॉर्चर करेंगे, अब उसके ऊपर बेटिंग होगी कि कितना बंदा टॉर्चर हो सकता है। और ये अल्ट्रा 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 रिच लोगों का चीज होता है, हमें बस सुनाई देता है ये सब चीज, आपने रेडिट में सुन लिया। कहाँ देखेंगे? कहाँ देख देख कहाँ सकते हैं हम लोग? वो लोग ही देख सकते हैं, सिर्फ वो प्राइवेट अकाउंट। इतना प्राइवेट होता है, 5-6 लोगों का, उन लोगों का होता होगा। वो लोग आते हैं अलग अलग, मतलब एक आइलैंड में आएंगे अपने प्राइवेट जेट पे, वो लोग एक घर में बैठेंगे, दारू चल रही है, शराब चल रही है, पीपल आर ऑल एंजॉयिंग एंड दे आर वाचिंग इट ऑनलाइन एंड दे आर बेटिंग ऑन इट। दैट्स देयर प्राइवेट किक। इतना पैसा कमा रहे, कहाँ कहाँ से आएगा किक? इंडिया के लोग भी आते हैं उसमें? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं वो। कोई नाम पता है क्या आपको? आई वुडंट नो एनी वन ऑफ देम, आई डाउट सम ऑफ देम, ठीक है, बट यार अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डालना है, मतलब क्या जरूरत है, मतलब वो लोग आपसे साफ साफ बात भी नहीं करेंगे एंड आपको पता होता है। और मुझे ये सब चीज़ों में रहना भी नहीं, मुझे बहुत घिन लगता है, मतलब तो ये सब सुना है, एफ्लुएंट पार्टीज होती है दुबई में, हम लोग जाके सुनते हैं, तो मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ उन चीज़ों में, क्योंकि कहीं पे आपकी लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी वो जवाब दे देती है, क्योंकि कि मतलब किसी रैंडम इंसान को टॉर्चर करे कितना बुरा चीज़ है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन नॉट अलाइन विद दैट। तो ये सब स्टोरी सुनते काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। जो लोग इन चीज़ों को शायद फैसिलिटेट करते होंगे, शायद वो लोग ही होंगे हमें बता रहे, हमें पता भी नहीं कि वो लोग ही बता रहे, आर दोज पीपल और नॉट, बट या। तो आपके दुबई शिफ्ट होने का क्या रीज़न है मेन? एक तो था कि मतलब आई हैव लिव्ड थ्रू 186 प्लस सिटीज इन इंडिया। मैं 18 साल काम कर चुका हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट हर शहर गांव में मैं जा चुका हूँ। द अपर लाइक नॉर्थ साउथ वेस्ट, लाइक ईस्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो मतलब वो लिवरेज भी मिल जाता है मुझे। मैं आई कैन स्पीक 7-8 डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक आई एम अ बंगाली बाय द वे, आई एम फ्रॉम असम। मैं असमीज बोल लेता हूँ, मेरी वाइफ असमीज है, काफ़ी मल्टी कल्चर फैमिली है, बेटा हिंदी में बात करता है, तो पूरा हिंदुस्तान लेके ही घूमता हूँ अपने आप में। एंड दुबई मुझे नहीं लगता है कि मैं फॉरेन में हूँ। दुबई इज लाइक अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। कभी इंडिया में जाना है तो भर दुबई चला जाता हूँ, तो मिल गया इंडिया। कभी लेफ्ट में चला जाता हूँ तो यूरोप मिल गया मुझे, एक तरीके से तो काफी बढ़िया रहता है मुझे, आप मतलब शिफ्ट नहीं हुए कंप्लीटली? मैं कंप्लीटली शिफ्टेड हूँ। कंप्लीटली शिफ्टेड हो? कंप्लीटली हाँ, शिफ्टेड तो हूँ। क्या रीज़न है? मतलब एक रीज़न बताओ कि भैया मेरे को दुबई इसलिए जाना है। तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे गेमिंग इंडस्ट्री में पिछले 2-3 साल में कुछ चीजें हुई हैं, हुँ, जिसके वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ गया एंड टैक्सेस काफी ज्यादा बढ़ गए प्लेयर के ऊपर। ठीक है। तो अभी कुछ इट्स इन द रेंज ऑफ 50-60% अभी आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं एज अ प्लेयर, एंड कंपनी उस चीज़ को बेयर कर लेती है। मतलब 1 लाख रुपए अगर मैं खेल रहा हूँ, हाँ, तो 50 मतलब तो 50 आपका आया और 28% तो निकल ही जाएगा जीएसटी में, ठीक है ना? जब आप डिपॉज़िट कर रहे हो तभी आपका निकल जाएगा। बाकी अगर आप गलती से जीत गए, तो उसपे आपका गवर्नमेंट टीडीएस लगा देगी। हारो तो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ठीक है ना? लेकिन अगर आप गलती से जीत गए तो आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा। वो भी 30% है। हाँ, तो तो हो गया आपका, इट्स क्लोज टू 58%, राइट? दैट यू आर पेइंग अप। राइट। मैं आपको क्लस्टर तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, इसमें शायद 2% इधर, हाँ, 2% ठीक उधर है। होगा। तो सेंस नहीं बनाता है मेरे लिए कि मैं हिंदुस्तान में एक प्लेयर को एक्वायर करूँ और बाकी के पैसे लेने के लिए मैं बाकी कंपटीशन के साथ लड़ाई करूँ।
तो फिर ये बड़ी कंपनीज कैसे कर रही है? बड़ी कंपनीज टूट रही ना आहिस्ते-आहिस्ते। जो बड़ी कंपनीज थी वो बहुत बड़ी थी। इस साल लास्ट ईयर आईपीएल या फिर पिछले 2 साल में आपको कोई भी गेमिंग ऐप्स के एड्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। बैन कर रखे हैं क्या? कुछ कुछ तो हुआ होगा ना, सूखा पड़ा होगा। नहीं, बैन तो कोई भी नहीं है ना। देखिए, आप जाके करियर आप जाइए लिंक्डइन में, उनके 10 एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएँगे। हुँ। क्यों नहीं कर रहा? फोकस उन यूज़र्स पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म में है, रिटेंशन नए में। यूज़र्स को नहीं एक्वायर कर रहे हैं। नए यूज़र्स को एक्वायर करने जाएँगे तो ज़्यादा पैसा चाहिए। बट मैं किसी पुलिस वाले के साथ भी एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि ये तो कंप्लीट इल्लीगल है। मतलब अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने अगर इस तरह की बैटिंग ऐप या मतलब इस तरह की गेमिंग ऐप भी प्रमोट करी और उसके थ्रू अगर किसी को कुछ हो जाता है, सुसाइड किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया था, किसी के 5 लाख रुपए डूब गए, तो उस इन्फ्लुएंसर ने उनको पैसे दिए, कंप्लीट पैसा कि भैया कि मेरी वजह से मैंने ये पर्टिकुलर ऐप प्रमोट करी थी और उसमें तुम पैसे हार गए, तो मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ मेरी तरफ से। तो ये कंप्लीट इल्लीगल है। नहीं, मुझे ये लगता है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, हर गेम का अलग-अलग फ़ॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोकर जो हम लोगों ने किया था, 1956 में हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने बोला था कि इट्स अ गेम ऑफ स्किल। जब कोविड चल रहा था और हम लोग कंपनी कर रहे थे, तब यहाँ पे कर्नाटका में लोकल पुलिस की तरफ से काफ़ी प्रेशर था हमारे ऊपर कि आप लोग इल्लीगल चीज़ें कर रहे हो। हमने बोला, भाई हाई कोर्ट ऑफ बैंगलोर ने बोला हम लोग कर सकते हैं। बोले नहीं, पुलिस पुलिस एक्ट बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में पुलिस स्टेशन गया। हाँ। कोविड के टाइम पूरा रास्ता बंद था। चेकअप में भी पुलिस वाले पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहा है भाई? नहीं जा सकते रिटर्न। मैंने, पुलिस नहीं बुलाया सर, जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे गए, पुलिस ने काफ़ी टाइम बैठा के रखा, उन लोगों ने हमें समझाया। देन वी टूक द हेल्प ऑफ लॉ, क्योंकि पुलिस हैज़ अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। आई थिंक पुलिस आर वेरी एजाइल, बट दे नीड अ गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन एज़ वेल। हुँ। अगर आप नहीं करोगे, 5000 साल पुराना है आपका, महाभारत में इस चीज़ के बारे में बात किया गया है। आप बस छुपा लोगे और वो नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्योंकि जैसे कोविड का लॉकडाउन हटा, सबसे पहले सबसे बड़ा लाइन कहाँ पे था? वाइन शॉप में था। तो आप वाइन शॉप बंद कर दोगे? आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो ना। जैसे यूएस में आपके पास लास वेगास क्यों है? इट्स इन अ डिफरेंट कॉर्नर ताकि लोग वहाँ पे जा पाएँ। हर जगह पे लास वेगास थोड़ी है। नहीं। सो चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। आप ऐसे फैला के नहीं रख सकते हो कि सब गलत है। तो इफ गैम्बलिंग इज़ इल्लीगल, हाउ कम अल्कोहल इज़ लीगल? बिकॉज़ दे आर बोथ इंटरट्वाइंड एंड कुछ कनेक्टेड, है नहीं, राइट? मतलब कुछ हो सकता है, कुछ लीगल हो सकता है, कुछ इल्लीगल हो सकता है, वो इनके हिसाब से चलाते हैं सब। देखिए, लीगल हो, इल्लीगल हो, वो एक अलग टॉपिक है। इमैच्योरिटी एंड मैच्योरिटी भी तो एक चीज़ होती है ना। हाँ। मैं हमारे समाज में, हम बंगाली, हम बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, ठीक है ना? चावल में 70 टू 80% पानी होता है। अगर मैं सारा दिन चावल ही खाता रहूँ तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? मैं सारा दिन काम करूँ उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो फॉर अ रिक्रिएशन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। लेकिन अबव द एज ऑफ 18 या 21, व्हाटएवर इज़ लीगल, यू शुड बी डूइंग दैट। 3 पत्ती नो। आपको कुछ कार्ड्स मिल गए, अगर आपके पास बेस्ट कार्ड्स हैं तो आप जीत जाओगे। इट्स अ गेम ऑफ चांस। राइट। पोकर में मैथमेटिक्स होता है। आईआईएम कोझिकोड में हम लोगों ने प्रोफेसर डॉक्टर दीपक दयानिधि के साथ बात किया था। वो वहाँ पे 6 मंथ्स का पोकर का इलेक्टिव कोर्स कराते हैं स्टूडेंट्स को। जापान में कंपनीज में पोकर सिखाया जाता है कि आप अपना फाइनेंशियल बैंकरोल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। यूएस के आईवी लीग कॉलेजेस में सिखाया जाता है। यूरोप में ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें गलत बन जाती है जैसे ही हिंदुस्तान में घुसती है। ऐसी बात है क्या? ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग करी कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर, मतलब हमने रीज़न क्या है? इस तरीके का वीडियोस बनाए थे कि हमें पता चला पोकर एक्चुअली हिंदुस्तान से ही है। मैं आपको बताता हूँ। हमने ऐसा रिसर्च किया। 5000 साल पहले हिंदुस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉर्च्यून बॉल होता था। एक गेंद रखा हुआ है, लोग ऐसे-ऐसे करते थे और आपका भविष्य बताते थे। एक्चुअली वो ऐसा करते नहीं थे, वो आपका चेहरा पढ़ के आपका भविष्य बताते थे। हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी थी पहले। ये चलते हुए गए चाइना, और चाइना में ये गेम बन गई आपका डोमिनोज। तो डोमिनो अभी भी है चाइना में। वहाँ से ये उड़ के गया पर्शिया, जो आज का ईरान है, वहाँ पे वो गेम बन गया एज़नेस। एज़नेस पहुँचा फिर आपका फ्रांस और जर्मनी, वहाँ पे ये गेम बना पोक और पोचिन। फिर वहाँ से वो गया अमेरिका। तब यूरोपियंस ये 1800 सेंचुरी में जा रहे थे, अलग-अलग कॉलोनीज़ बना रहे थे। तो अमेरिका में उन लोगों ने कॉलोनी लगाया लुइसियाना में, और लोकलाइट्स वहाँ पे जो थे, जिनको हम लोग एक्चुअली रेड इंडियंस बोलते हैं, वो थे तो थे नहीं इंडियंस, अमेरिकन्स थे। तो वो लोग पोक एंड पोकचिन नहीं बोल सकते थे, तो उन लोगों ने गलत शब्द यूज़ किया पोकर, ओके। एंड तब से वो शब्द आया पोकर, और पोकर में 26 कार्ड्स होते थे। आज का 52 कार्ड्स नहीं होता था। और तब कैलिफोर्निया में गोल्ड रश चलता था। तो जितने लोग भी सारा दिन गोल्ड लेके आते थे, वहाँ पे ऐसे मतलब धुआंधार बल्लेबाज होते थे पोकर के, जो बैठे रहते थे टेबल के ऊपर। आप गोल्ड की खेती करके लेके आए, आप गोल्ड आपने मतलब वहाँ पे जो भी व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, आपने गोल्ड निकाला वहाँ पे, आप लेके आए। आप शाम को बैठे थोड़ा-सा बियर पी रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं दोस्तों के साथ में।
तो कोई एक स्मार्ट सा बंदा आता है जेम्स बॉन्ड की तरह 18 सेंचुरी में आके बोलते हैं लेट्स हैव अ गेम ऑफ पोकर। और सामने वाला भी सारा दिन मेहनत करके आया, बोलते हैं, चलो खेल लेते हैं, पत्ते ही है क्या जाता है। अब सामने वाला जो पोकर खेल रहा है वो 3 पत्ती नहीं है, उसको पता है ये गेम कैसे खेलना है। आप समझ लीजिए कि आप बैठे हैं और आपके सामने सचिन बैठे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और सचिन आपको बोलते हैं चल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपको सचिन का नहीं पता है कि सचिन कौन है। हाँ, हाँ। तो उसी चक्कर में वो लोग वो गेम हार जाते थे, गोल्ड हार जाते थे, घर हार जाते थे, तो बीवी हार जाते थे। तो गलत कौन, स्मार्ट कौन? जो गेम सीखा वो या जो गेम हारा वो? तो ये तो दर्शक को ही मतलब पीपल कैन कमेंट। जो पोकर खेलते हैं वो बता देंगे लोग कि क्या तो है सीख। पोकर में आपका इट्स वेरी मैथ्स ड्रिवन। इट इज नॉट एट ऑल कि गेस वर्क है कि कुछ ऐसा हो गया कुछ वैसा हो गया। ऑफ कोर्स कुछ लक फैक्टर जरूर होता है, लेकिन इट इज अ गेम ऑफ स्किल। आपको बिना मैथमेटिक्स के अगर आप खेल रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। पोकर के रूल्स होते हैं, देर आर टन्स ऑफ वीडियोस फ्री इन यूट्यूब। फॉर एग्जांपल डक पोक है, मतलब आई रियली लाइक हिम अ लॉट, आई रियली रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। मतलब उन्होंने मैथमेटिक्स यूज करके उन्होंने पूरा बताया कि कैसे प्रोबेबिलिटी यूज होता है, कैसे कैलकुलस यूज होता है, कहाँ पे क्या क्या होता है, गेम थ्योरी ऑप्टिमल क्या होता है। उन्होंने गेम खेल के दिखाया कैसे जीते हैं वो। तो वो मतलब देयर इज अ ग्रेट एलिमेंट ऑफ मैथ्स। नहीं तो कोई प्रोफेसर उसको क्या पढ़िए कि आईएम में वो पोकर सिखा रहा है, या जापान के मतलब कंपनीज में लोग पोकर सिखा रहे हैं फॉर बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हॉर्स राइडिंग जो हॉर्स रेस होती है, सर ये उससे तो भी कंपेयर कर ओपन सकते गैम्बलिंग थे। है सर, घोड़ा कौन सा जल्दी जाएगा नहीं, उसमें भी उसकी। बुक आती है सर, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि घोड़ा कहाँ है, इसके पापा कौन थे, मम्मी कौन थी, मैथमेटिक्स लगानी पड़ती, तो कौन सर इस पे मैं जीतेगा। आपको जवाब नहीं दूंगा, इस पे मैं आपको सवाल पूछता हूँ, बीएससी एनएससी क्या लगता है आपको क्या है? अरे सर। तो कहानी वैसे होती है। हाँ। तो घोड़े के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे नस्ल का है, अरबी घोड़ा है, ऐसा दौड़ेगा कि सबको पीछे छोड़ देगा। बाद में पता चला कि उस घोड़े को कुछ ऐसा कर दिया गया कि वो घोड़ा ही स्लो हो गया। बीएससी एनएससी में भी मैनिपुलेशन होता रहता है, वैसे पोकर में भी मैनिपुलेशन होता रहता है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती है वो अच्छी कंपनीज कैसे होती है। आइडेंटिफाई करा अच्छी कंपनी का? अच्छी कंपनी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो ऐसा ही लगता है, अगर मुझे किसी कंट्री में मैं नया नया पोकर में एंट्री कर रहा हूँ, मुझे पोकर खेलना है, तो मैं किसी कम्युनिटी में जाऊंगा, वहां पे मैं बैठ के चुपचाप थ्रेड्स पढ़ूंगा। वहाँ पे जाके कि मतलब राजा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, वैसा नहीं करना है। आप चुपचाप बैठिए, कुछ प्लेयर्स के आप थ्रेड्स पढ़िए, उन प्लेयर्स से बात कीजिए। हुँ। जो लोग खुश हैं, जो लोग नाराज़ हैं, किस चीज़ से नाराज़ हो? इन प्लेटफ़ॉर्म से नाराज़ हो, इन प्लेटफ़ॉर्म से खुश हो। आप अपना मोटा-मोटा आपको पता चल जाएगा, मतलब हिंदुस्तानी काफ़ी स्मार्ट होता है ग्लोबली, मतलब इतना तो मुझे पता ही है मतलब। मतलब ऐसा बोला जाता है ज़्यादा वेले लोग हैं इंडिया में इसलिए ये गेम खेल लेते हैं। नहीं, इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। यूएई में ये पता चलता है, जब मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो लोग एक्चुअली मॉल के अंदर घुसते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। अच्छा ऐसा है। जो सबसे बड़ा तबका होता है, ब्लू कॉलर लोग। यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस इतना ज़्यादा है कि पीपल हैव सो मेनी चॉइसेस दैट ज़्यादा चॉइसेस होने से लोग ऑलरेडी स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली शायद वो कैलिब्रेशन हम लोगों ने किया तो मतलब उसका। आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो जियो ने सस्ता करके काम खराब किया। मैं ये बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली बंगाली में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये एक स्टैन्ज़ा है, अल्प विद्या भयंकरी। मतलब थोड़ी शिक्षा बहुत डेंजरस होती है। हाँ। तो मेरे पास जब इंटरनेट आया था 2003-4 में, ब्रॉडबैंड के तौर पे मैं ट्यूशन करता था। मैंने इंटरनेट कैफ़े से वायर लगा था, क्योंकि डायल अप मुझे नहीं लेना था बीएसएनएल का। तो जब मैंने वो लगाया तो मैंने अपने मॉम को बोला था, मॉम आफ्टर वाटर एंड फायर, दिस इज़ द बिगेस्ट इन्वेंशन एट लीस्ट फॉर मी। मैं बहुत प्यार करता हूँ इंटरनेट को, और मैंने उसको ना मैंने आई अंडरस्टूड उसको कैसे एक धागे में पिरो के रखना है। क्योंकि आज जब मैं चलता हूँ, मतलब इंडिया में हो, यूएई में हो, यूरोप में हो, सब ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। इंटरनेट ऐसा-ऐसा करने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर यू टू स्क्रॉल द रील्स एंड सी थिंग्स लाइक। सो आई थिंक दैट यू कैन मेक बेटर थिंग्स आउट ऑफ बेटर थिंग्स, बट अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन। तो वहीं आके वो कहानी रुक जाती है, अभिषेक। अच्छा, दुबई के अंदर आप बता रहे थे मेरे को कि जो आप पैसा आपको मिलता है वो बिटकॉइन में मिलता है और वही उसी से आप खरीदते हो सब सामान। तो ऐसे होती है ना कि मैं जितने भी कंपनीज को कंसल्ट करता हूँ अभी फिलहाल, वो यूरोप एंड अमेरिका में है। एंड वो लोग जो मुझे सैलरीज देते हैं या फिर कंसल्टिंग फीस देते हैं, दे बेसिकली पे मी इन यूएसडीटी। ओके। दैट इज अ स्टेबल क्रिप्टो करेंसी। हुँ। अब वो मुझे, आपके पास अगर बाइनेंस है, उसमें आपको उन लोगों ने भेज दिया जो कुछ भी है, अब आप उस पैसे को लेते हो। अब आपका बैंक अकाउंट होता है, बाइनेंस के अंदर ही लगा हुआ रहता है, या जो भी आपका फेवरेट मतलब ऐप होगा, उस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा लो। आप कभी कभी बैंक आपको पूछ सकते हैं, भाई ये पैसे का सोर्स क्या है, क्या है, आपने बता दिया, सब कुछ सब चिल है। जो आपका ग्रॉस होता है वही नेट होता है। कुछ मतलब अलग अलग चीजें कि भाई पीएफ है, जो भी है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं होता है। जो ग्रॉस होता है वही नेट होता है। और वो पैसा दुबई में खर्च करते हो या इंडिया में भी करते हो? ऑफ कोर्स, मतलब माय पेरेंट्स लिव इन इंडिया एंड आई सेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू माय पेरेंट्स। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग विथ मी राइट नाउ, मतलब वो बट उसमें दिल्ली टैक्स चले जाए। लगता है क्या मैम? बिल्कुल नहीं लगता है। 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किया था।
काफ़ी अच्छा चीज़ किया था जब कारगिल वॉर हुआ था। तब उन्होंने वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ किया था उन्होंने कि अगर विदेश से आप पैसा भेज रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उन्होंने तब 2 चीज़ें करके दी थी एनआरआईज़ के लिए, एनआरओ और एनआरई अकाउंट। तो एनआरई अकाउंट में आप अपने विदेश के अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए, आपके पैसे आ गए। और एनआरई से आप हिंदुस्तान में आराम से यूज़ कीजिए, यूपीआई वगैरह सब कुछ है। और दूसरा हो गया एनआरओ अकाउंट, जहाँ पे हिंदुस्तान में वो अकाउंट है, वहाँ पे आपको पैसे मिल रहे उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। लेकिन विदेश से अगर आप कमाई करके भेज रहे हैं, तो कोई पैसा नहीं देना होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि रेमिटेंसेस में हमने इतना बना लिया है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस नहीं है। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब आज मैं भी मेरी कंपनी दुबई में खोलूँ हुँ। और पैसा-वैसा कमाऊँ और वो पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करूँ और यहाँ पे आप आराम से ऐश कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल तो कर कोई टैक्स सकते नहीं हैं। लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे लगेगा। ना आपसे कि पैसा 10 लाख रुपए आया कहाँ से, 15 लाख रुपए आया कहाँ आप से? डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो पता चल जाएगा, सिंपल बात है कि आप वहाँ पे काम ही कर रहे होगे। लेकिन आप हिंदुस्तान की कंपनी वहाँ पे लेके गए हो, हिंदुस्तान का पैसा वहाँ पे घुमा-फिरा के लेके गए हो, वहाँ से यहाँ पे वापस लेके आ रहे हो हिंदुस्तान में व्हाइट बता के, तब तो गवर्नमेंट 2 डंडे आपको ज़रूर वहाँ मारेगी। से काम करना है, वहीं के पैसे लाने हैं, वहाँ से पैसा इंडिया में लाना है। देखिए, मेरा एक सिंपल सा थॉट है, मैं दुबई गया हूँ, पूरे दुनिया का पैसा दुबई के थ्रू हिंदुस्तान में लेके आना है। दैट्स व्हाट द थॉट इज़ राइट नाउ। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो आप ये बताओ कि 2026 के अंदर यूएई के अंदर सबसे बड़ा मॉल आने वाला है कैसीनो का, ऐसा कोई न्यूज़ है? हाँ, न्यूज़ नहीं है, ऑफ़िशियल है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं कंस्ट्रक्शन देख के आया हूँ 2 हफ्ते पहले जाके। सो देयर आर लॉट ऑफ एमिरेट्स इन यूएई। तो दुबई जैसे एक एमिरेट है, जैसे शारजाह है, अबू धाबी है, वैसे रैक एक एमिरेट है। रैक एक शॉर्ट फॉर्म होता है, रसल खैमा बोलते हैं हम हुँ, लोग हुँ। उसको। तो जब भी यूएई कुछ करता है या दुबई स्पेशली कुछ करता है, मैं यूएई की तरफ से आपको बोलता हूँ, दे ऑलवेज़ डू लाइक दिस, डीपेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ब्रॉडेस्ट, एक्स, वाई, ज़ेड। तो दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो 2026 में आ रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए जो संस्था है जीसीजीआरए, उसका भी गठन हो चुका है पिछले साल अबू धाबी में। एंड वो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन गैम्बलिंग के लिए लाइसेंसेस देना स्टार्ट कर चुके हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर्स है वहाँ पे पैसा कम लेते हुए कि मैं इतना पैसा लूँगा, मान लो 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं कि आप लोग कमा रहे हो उसके थ्रू? तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, हाँ। 2018 और 2024 2 साल लेते हैं और 2 अलग-अलग जगहों को लेते हैं। इंडिया 2018 में अगर आपको इन्फ्लुएंसर आके बोलता है, मैं पॉकेट 52 के लिए ऐसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँगा कि पैसे का ढेर लग जाएगा, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। ऐसा नहीं होता है 2018 में। अच्छा। 2024 में वो आके सेम गाना गा रहा है और आज भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन 2018 में जो मैंने आपको स्किन गैम्बलिंग के बारे में बताया, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, डोटा वगैरह, वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर आता है यूट्यूब में। मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, जूसी बोल के। उसके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अगर उसके किसी ने रैंडम वीडियोज़ देख लिया, वो महीने का $500,000 का डिपॉज़िट लाता है विथ हिज़ इन्फ्लुएंसर वीडियोज़। उसके वीडियोज़ जिन लोगों ने देखे हैं। और जो श्रोता होते हैं, वो यूरोप और यूएस से होते हैं। दे कैन पुट इन अ लॉट ऑफ रिक्रिएशनल मनी इंटो दोज़ साइट्स और उनको सुसाइड नहीं करना पड़ता है। वो पैसे हैं खर्च करने के लिए। आज एक हिंदुस्तानी आइडियल कस्टमर कैसा होता है? ₹100 का नोट है, इतना गर्लफ्रेंड के लिए, इतना डेटा पैक के लिए, इतना टाइम पास करने के लिए, इतना वगैरह-वगैरह, थोड़ा-सा और मस्ती कर लिया, बाकी जो बचा वो थोड़ा-सा जुआ कर लिया, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट ले लिया, उस चीज़ के लिए। तो वो परसेंटेज जब वो लगाता है ना पैसा, उसको बेसिक मैथ्स तो पता नहीं होता है। अगर आपको ₹10 का गेम खेलना होता है तो आपको मिनिमम आपके पास ₹100 होने चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं 10 बुलेट लेके आपको उतरना चाहिए। बंदा क्या करता है हिंदुस्तान में, गेम स्किल का हो या चांस का हो, एक बार लेके घुसूँगा, 25 दिन में नहीं, 25 सेकंड में पैसा डबल। तो वो इस इंस्पिरेशन के साथ घुसता है और पहला बार जब उसे शॉक लगता है, तब वो अलग-अलग तरीके का हरकतें करना स्टार्ट करता है। जैसे कैसे बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं, ऐसे हाथ कटा हुआ है, उसका फोटोग्राफ भेजा है, सर देखो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो बाद में जब मैंने उसको वीडियो कॉल किया, पता चला कि उसने फेक फोटोज़ भेजे। अच्छा, आपको किया है कस्टमर हाँ, ने हाँ, कि ऐसा हाँ, है? हाँ। आपको ये कस्टमर क दोनों तरफ चलता रहता है। हाँ, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ऐसे गैंग्स हैं इंडिया में, मतलब मैं आपको स्पेसिफिक बता सकता हूँ, एक स्टेट में है, गुजरात में है। एक गाँव है, जो पूरा बैठ के स्कैम करता है एंड कंपनीज़ हैव बिकम बेटर विथ फ्रॉड। हम लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर्स लगाए उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। समझ लीजिए एक रमी का गेम चल रहा है, 6 लोग बैठ के खेल सकते हैं। गाँव के 5 लोग उस टेबल में बैठ गए और एक नन्हा सा बंदा आया खेलने के लिए। पाँचों को पता है पाँचों का काट क्या है। छठे बंदे का तो हालत बुरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे रैकेट्स हैं इंडिया में। एंड वो लोग बाद में जाके साइबर फ्रॉड में कंप्लेन कर देते हैं कि हमने पैसे डिपॉजिट किया नहीं, किसी ने हमारा अकाउंट यूज़ कर लिया। तो बैंक्स क्या करती है? हमारी कंपनीज़ के बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर देती है।
तो बैंक फ्रीजिंग नॉर्मल होगा आपके साथ हाँ, वो तो इसका? चलता रहता है फ्रीज़ इन फ्रीज़ आउट, तो हम लोग अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देते हैं, भाई बताओ क्या गलत है? ये पूरा खोल के हम लोग दिखा देते हैं। ये आईपी एड्रेस है, इस जगह में ये बंदा बैठा था, इतने बार इसने साँस लिया था, इस अकाउंट से इसने पैसे डाले थे, ये हरकतें करी है और पहले भी इसका ये चीज़ें रह चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया ना आप लोगों के लिए भी कंपनीज़ के? ये वही सिस्टम है जो चोर पुलिस का चलता रहता है। द बेटर द थीव्स बिकम, द बेटर द पुलिस बिकम, तो ये चलता रहता है हमारा तो हमेशा उसमें इनके डील साथ। कैसे करते हो मतलब आप? मतलब बार-बार पुलिस वाले अगर आपको फेस कर देंगे तो? आपको एक शांतिमय लीगल टीम रखनी पड़ती है आपके ऑफिस में, जो आपके बैंक्स के साथ बात करती है, कस्टमर्स के साथ बात करती है। कभी-कभी ज़्यादातर हिस्सों में तो लीगल टीम कस्टमर्स को बताती है, ये गलत कर रहे हो, आप मत करो। वो लोग गलत संगत में आके भी कर लेते हैं कि भाई कंपनी तो गधी होगी, हम डिपॉज़िट करेंगे, ऐसा-ऐसा कर देंगे, वैसा-वैसा कर देंगे और फँसा देंगे। और कुछ तो बदमाश लोग भी होते हैं कि दोस्तों का कार्ड चुरा भी लेते हैं, डिपॉज़िट भी करते हैं, उस केस में हम लोग पैसा रिटर्न भी कर देते हैं। तो टीम बैठती है, समझती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इनको पता चल जाता है। जैसे हमारी टीम में एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी थे, जो हमें कंसल्टिंग कर रहे थे कि भाई ये होती है मानसिकता एक क्रिमिनल की, इससे इस तरीके से बचना चाहिए। तो वी आल्सो लर्न्ड अ लॉट विद कोऑपरेशन फ्रॉम पुलिस। So those policemen I really respect, but you know some other people who say the answer in binary की you know यही सत्य वचन है, ये झूठ है, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती है। एटलीस्ट इंडिया छोड़ के जो बाकी 185-95 कंट्रीज होंगी, वो तो नहीं चलती है। 1000 करोड़ की कंपनी में आपने कितना ब्राइब खिलाया इंडिया में? मैंने तो ब्राइब खिलाया नहीं, मेरे डैड रेलवेज के एम्प्लॉय थे। उन्होंने बचपन से हमेशा एक चीज़ देखा था कि उनके सारे जो दोस्त थे, रेलवेज में क्वालिटी बहुत अच्छा होता है टूल्स का। मेरे डैड एक्चुअली वो हैंडीमैन थे, फिर फिटर थे, आहिस्ते-आहिस्ते ऊपर चढ़े। क्लेरिकल जॉब नहीं था, वो वर्कशॉप में ही काम करते रहे ज़िंदगी भर। ही इज़ रिटायर्ड प्राउडली। उन्होंने एक एक ही पूरी ज़िंदगी में एक रेल का जो लाइन होता है ना, इतना सा लाइन वो लेके आए थे, अपने ऑफिसर को बोल बोल के, क्योंकि उसके ऊपर पिताजी ना मॉस्किटो नेट बनाते थे बच्चों के लिए। और मम्मी उसमें स्पार्कल लगा देती थी नेट के साथ में, फोल्डिंग होता था और डैड उसको शाम को बेचने के लिए जाते थे अलग-अलग पॉकेट्स में गुवाहाटी में। उनसे मैंने वो ऑनेस्टी सीख लिया था। तो मुझे ये पता था कि मैं ये करूँगा नहीं कभी, कि मतलब कि पैसा मेरे पास हो या ना हो, लेकिन वो बेस था, वो फैमिली था कि मतलब चोरी-चकारी नहीं करनी है, काफ़ी अच्छा है, तू पढ़ाई कर। तो उस चक्कर में पीएचडी भी हो गया, अब मैं डबल मास्टर्स भी कर रहा हूँ, सीखने के लिए कर रहा हूँ। मतलब ऐसा करूँगा पैकेज बढ़ जाएगा, वैसा थोड़ी होगा, बैंक अकाउंट में पैसे, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन 1000 करोड़ की कोई कंपनी कर रहा हो या 100 करोड़ की, मैं आजकल बहुत ज़्यादा ग्रीड देखता हूँ। लाइक हमारे एंटरप्रेन्योर्स में भी लाइक कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कुछ लोग हैं। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं और वीसी फंड से बनाना चाहते हैं। वो नहीं करके अगर पैट की तरफ ध्यान दें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो उससे काम हो जाएगा। और जो यूज़र्स तुम्हारे पास हैं, उनको सबसे ज़्यादा संजो के रखो, ना ही कि जो यूज़र्स तुम्हारे पास आने वाले हैं, उनके बारे में सोच-सोच के हार्ट अटैक हो जाए तुम्हें। इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी नॉर्मल मॉडल। थोड़ा दुबई वापस चलते हैं। हाँ, चलता है। और दुबई के अंदर बताओ कि मतलब दुबई क्या नेक्स्ट बिग पोकर एंटरटेनमेंट कंपनी इंडस्ट्री बनने वाला है? देखिए, जो रसल खैमा में कसिनो आ रहा है ना, वो विन कसिनोज़ की तरफ से आ रहा है। वो लास वेगास की बहुत बड़ी कसिनो है। अगर आप उनके वेबसाइट में जाएँगे, उनके प्रेस रिलीज़ में ये मेंशन्ड है, वी वांट रिच इंडियंस टू कम एंड प्ले ऑन आवर प्लेटफॉर्म। जब कसिनो खुलेगा तो चाहते हैं कि रिच इंडियंस जो वगैरह-वगैरह जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि हांगकांग मोटा-मोटा बंद हो चुका है, मकाओ हैज़ बीन क्रैक्ड डाउन। तो मकाओ पे भी मैं आता हूँ आपके पास। तो जितने भी लोग अभी यूएई में भी, यूएई की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, उनको पता है कि कहाँ-कहाँ पे इल्लीगल पोकर चल रहा है यूएई के अंदर। और उन लोगों ने सबको समन भेजा है, वार्निंग्स भेजे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप आइए, आप लाइसेंस लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं साथ में। ये मुझे एक मतलब सकारात्मक चीज़ लगती है, कि लेट्स गो डू इट टुगेदर, कि हमें पता है कि भाई यूएस में लीगल है, यूरोप में लीगल है, इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं बहुत लोगों से बात भी कर रहा हूँ, जो लोग हिंदुस्तान से अभी अपने बिज़नेस को हिंदुस्तान में बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन ऑफ कोर्स यूएई की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा पैसे कंपनी बना पाएगी। तो उस फ़ोकस में है। चाइनीज़ आ चुके हैं वहाँ पे, अमेरिकन्स आ चुके हैं, क्योंकि चाइना में मकाओ क्रैकडाउन हो चुका है। तो सारे लोग सिंगापुर में खेलने के लिए जाते थे। और क्यों क्रैकडाउन हुआ उधर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना को बिल्कुल नहीं चाहिए ये चीज़ कि कोई बंदा गैम्बलिंग कर रहा है वहाँ पे और उसके बारे में मुझे पता नहीं है। कैसिनोज़ के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। सो लोकल चाइनीज़ लोग भी गवर्नमेंट ऑफ चाइना को पसंद नहीं करती है। मैं उनके साथ बात करता हूँ डेली बेसिस पे दुबई पे। दे डोंट लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट। कैमरा में वो लोग आके कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हेल चाइना एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स हेल चाइना। काफ़ी अच्छे लोग हैं वो लोग। लेकिन चाइनीज़ जो फिलीपींस में काम करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं। एक बिल्डिंग ले ली, अब पूरी गैम्बलिंग की कंपनी चल रही है। अब एक फ्लोर में आपका सैलून है, एक फ्लोर में हॉस्पिटल है, एक फ्लोर में स्कूल है और बाकी वर्कर्स काम कर रहे हैं, घर भी है। वो लोग वैसे बिल्डिंग्स लेते हैं। आपके हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है ये सोच। उस तरीके से वो लोग एक कंट्री को पकड़ते हैं, उसके ऊपर गैम्बलिंग चलाते हैं।
जितने सारे बेटिंग ऐप्स बीच में इंडिया में आ गए थे, थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंट्रोल भी किया कि ये लॉ लेके आओ, ये चीज़ें करो, वगैरह करो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उन चीज़ों से। तो चाइनीज़ ऐप्स काफ़ी ज़्यादा पीछे आ गए हैं उसकी वजह से। तो अभी ऐसा है कि 2026 में दुबई बनने जा रहा है अगला लास वेगास, अगला मकाओ, अगला हांगकांग एंड अगला दुबई। क्योंकि जैसे रसल खैमा में आपका कैसीनो आएगा, दुबई सबसे पहले दुनिया का ईदर सबसे डीपेस्ट या सबसे टॉलेस्ट कैसीनो वो बना के रहेगा। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ। आई एम वर्किंग विद देम इन दुबई। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग इट। अच्छा सर, ये बताओ पॉकेट 52 को आपने वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट पोकर कंपनी कैसे बनाया? क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे? इसके पीछे स्ट्रैटेजी यही थी कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। सिंपल था कि मतलब जेफ बेजोस हैं हमारे अमेज़न के, सब जानते हैं दुनिया में उनको। उन्होंने बोला था कि एवरी डे इज़ अ डे ज़ीरो एट अमेज़न। वो सिंपल फ़ॉर्मूला था, हर दिन पहला दिन है, मेहनत करते रहो, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला बन जाओगे। नहीं, बट कुछ तो पता होगा ना कि हम ये कर रहे हैं, आप ऐसा बस ऐसा कर प्रोडक्ट के रहे हैं। ऊपर फ़ोकस करो, कस्टमर्स आके खेलेंगे आपके पर प्लेटफ़ॉर्म। आपने बोला था कि कस्टमर नहीं खेल रहे थे। नहीं खेल रहे थे, प्रोडक्ट जब मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट हैज़ अ वेरी बिग डायस्पोरा। प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आता है, प्रोडक्ट रिटेंशन आता है, प्रोडक्ट स्टिकीनेस आता है, प्रोडक्ट बोनसेस आता है, प्रोडक्ट डिलाइट आता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक पर्टिकुलर कैलिब्रेशन होता है, उस कैलिब्रेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेलिसिस मॉडल। उस ऑक्टेलिसिस मॉडल को बनाया है डॉक्टर यू काई चाओ ने। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन ओरिएंटेशन होता है गैम्बलिंग में। आप किसी को पुश नोटिफिकेशन में इंसल्ट करके भी उसको प्लेटफॉर्म के अंदर ला सकते हो, अगर आप चाहो तो, बाय यूजिंग साइकोलॉजी, सिंपल साइकोलॉजी, एंड यू कैन मेक हिम लूज ऑल हिज मनी। क्योंकि कंपनीज को यहाँ तक पता होती थी पहले, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है गूगल की वजह से, कितनी सैलरी आ रही है, कब आ रही है, अपने दोस्त को क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, चल पोकर खेलते, वो लिख रहा है, हमें पता भी चल जाता था। एक टाइम था, ऐसे होता था कंपनीज को। तो कैसे पता चलता था? क्योंकि आपका जो ऐप होता है डीप पेनिट्रेशन करता था, या जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो आपको डेटा लाके देते हैं, वो आपको सब कुछ बताती है। फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो केस हुआ था फेसबुक से, वो क्या था? किसी को तो डेटा बेचा है ना उन लोगों ने। तो वैसे बहुत सारी कंपनीज होती थी जो हमें बताती थी उन चीज़ों के बारे में। तो यूज़र के बारे में हमें पता चलता था उस तरीके से। तो इट हैपेंड फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स, हमें लगा कि ये सही चीज़ नहीं है। तो यूज़र्स का जो डेटा बिहेवियर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर था, उसको हम लोगों ने कैलिब्रेट साइकोलॉजी से किया, ना ही कि यूज़र इंटेल से। सही बोल रहे हो आप ये? नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। हमें हर चीज़ पता होता है। मतलब साँस कितनी बार लेते हैं, अभी पता नहीं होता, लेकिन 2 साल पहले तक सब कुछ पता था। गूगल ने पॉलिसी चेंज कर दिया। एक बार ऐप घुस गया ना, उसके अंदर कौन से फ्लोर में रहता है, कितने लैट लॉन्ग में है, उसके हिसाब से, उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो रे रिफ्लेक्ट करता है बीटीएस में, बेस ट्रांसीवर स्टेशन में। बीटीएस से जाता है बीएससी में, बीएससी से जाता है एमएससी में। एक शहर में एक ही एमएससी होता है। फिर उस एमएससी का पूरा डेटा इज़राइल पहुँचता है। दुनिया का सारा डेटा इज़राइल पहुँचता है। इज़राइल हमें बेचता है विथ इंडियन थर्ड पार्टी कंपनीज़। एक्स कमीशन, वाई कमीशन, बहुत सारी अभी जो कंपनीज़ होती वो है उनपे। लेबनान में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने यही तो किया था कि मतलब उनको इंटेल दे इज़ दे देयर, दिए। या हाँ। इंटेल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना। इंटेल को किस-किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वो तो कहीं पे तो कहीं वो लोग मोनेटाइज़ेशन भी करेंगे ना, बॉम्ब बनाने के लिए शायद पैसा भी चाहिए होगा उनको। तो पैसे पैसे शायद वो मोनेटाइज़ेशन से बन रहे थे। अच्छा, स्केल करते वक़्त क्या लेसन थे जो मतलब सीखना बहुत ज़रूरी है? स्केल करते वक़्त गलती करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यू शुड कमिट टू मिस्टेक्स एंड इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स समटाइम्स। थोड़ा बताओ ना फॉर आपने एग्ज़ाम्पल क्या-क्या जैसे हम मिस्टेक लोगों करी? ने एक कैंपेन किया था, वूट में हम लोगों ने कैंपेन किया था। इंडिया की पहली पोकर कंपनी है जिसने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में जाके हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप किया, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था हमारा। एंड बहुत ही कच्ची मार्केटिंग टीम थी, तब हमें पता नहीं था कि किस तरीके से करना है, लेकिन हम लोगों ने पुल ऑफ कर लिया। पहले 2 दिन में तो पता ही नहीं चल रहा था कि पॉकेट 52 कहाँ पे है। ना नीचे बुलेटिन आ रहा था, ना बैचेज़ सही तरीके से आ रहे थे। एंड मतलब जो टेक्नीशियन थे उनकी टीम से, उनकी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं थी। हमने मीडिया नहीं भेजा था। इतना प्रेशर में आ गए थे, सब कुछ बना-वना के गूगल ड्राइव में सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन भेजना भूल गए। मैं आपको वन ऑफ द इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। लेकिन लोग उन चीज़ों से सीखते हैं। तो उसके बाद जब हम लोगों ने जियो में किया, ओटीटी में फिर पॉकेट 52 का वहाँ पे आया, सो वी वर अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब कोई आए, मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब आप करते जाओ काम और होता जाएगा, ऐसा? हाँ, एक ये होता है, दूसरा होता है आप एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाते हो, जहाँ पे आप अपना ग्रॉस रेवेन्यू का आप टारगेट रखते हो, नेट रेवेन्यू का टारगेट रखते हो, उसके हिसाब से चलते हो, कि अगर ₹100 प्लेटफ़ॉर्म में ग्रॉस रेवेन्यू आया, उसका कितना परसेंट प्रमोशन में जाएगा, कितना परसेंट वापस सैलरीज़, रेंट वगैरह, पैट में चला जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या पीबैक पे चला जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर अगर आप बना के रखते हो ना, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ अलग स्ट्रैटेजी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
उसके ऊपर मार्केटिंग इवेंट्स बन जाते हैं, हम लोग प्री जर्नी प्लान्स बना लेते हैं पूरे साल का। ये इवेंट है, साल के आखिरी 6 महीने में हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। उन 6 महीने में आखिरी और 3 महीने में और ज़्यादा पैसे खर्च करता है। दिवाली में हर बंदा 3 पत्ती खेलता था, आजकल शॉविनिज़्म के चक्कर में पोकर खेलता है सैनिक फार्म्स में बैठ के। सो ये सारी चीज़ें चेंज हो उस हिसाब से यूज़र को टारगेट करना फेसबुक के ऊपर, 7 टच पॉइंट्स में लाना, क्योंकि ऐसा हम लोग साइकोलॉजी में मानते हैं 7 टाइम्स अगर आपने आपके प्लेटफ़ॉर्म से एक यूज़र को टच किया, एक ना एक बार आके इंटरैक्ट करेगा ही करेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ यूएस कस्टमर एंड इंडियन कस्टमर। इंडियन कस्टमर का 7 टच पॉइंट आया, आके वो ₹100 डिपॉज़िट करेगा। यूएस कस्टमर का आया, वो आके $100 डिपॉज़िट करेगा। ऐसा मैंने इंडिया में किसी का कोट सुना था, आई डोंट रिमेंबर, उन्होंने बोला था इट्स ईज़ियर टू अर्न अ डॉलर कंपेयर्ड टू अर्निंग अ रूपी। इंडिया में तो पैसा ही नहीं है ना। है, लेकिन इट्स लाइक अ क्लाउड यू नो कि है भी और नहीं भी है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कंपेयर करूँ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि ना व्हाट इज़ इंडिया में क्या बेटर है, दुबई में क्या बेटर नहीं है? दुबई में जो भी गलत है आपको सामने दिखता है, जो भी सही है आपको सामने दिखता है। हिंदुस्तान में थोड़ा-सा ये परप्लेक्स है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है क्या पूरा वहाँ पे? हाँ, 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 वहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर आपने गलती कर दी, तो सज़ा आपको मिलेगी, छोटी सज़ा मिलेगी, लेकिन आपको रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि अगली अगर आप करते हो कुछ भी प्रॉब्लम, तो बड़ी सज़ा मिलेगी। आप रास्ते में थूक नहीं सकता। मेरी वाइफ़ सुबह 4 बजे जा सकती है बाहर, वो जिम करती है, शी इज़ अ फिटनेस ट्रेनर। तो वो जाती है कभी-कभी जिम में ट्रेन करने के लिए अपने आप को, शी फील्स वेरी सिक्योर। मेरी वाइफ़ नहीं कर सकती ये चीज़ बैंगलोर में, नहीं कर सकती है कलकत्ता में, ना ही वो बिल्कुल कर सकती है गुवाहाटी में। लोग तो गलत है ही हैं, और रास्ते में तो डॉग्स आपका स्वागत करने के लिए अच्छा, आएँगे। वहाँ पे मेल डोमिनेट है, डोमिनेशन है दुबई? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ, ये सब हमारे इंडिया की किताबों में है, जो वहाँ के बारे में है, उन किताबों को भी अपग्रेड करना चाहिए। दुबई इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत ही कंज़र्वेटिव फैमिलीज़ होती हैं यूएई की, 12% एमिराती है, बाकी 88% सारे बाहर के लोग हैं। अच्छा, ओनली 12%। ओनली 12% आर एमिरातीज़ ऑफ व्हाटएवर इज़ द टोटल पॉपुलेशन। और वो लोग गाँव-वाँव में रहते हैं, वो लोग आपके साथ ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं चाहते, अपने तरीके से रहते हैं, और जो मिलना चाहते हैं, वो बिल्कुल मिलते हैं आपसे। क्योंकि जो किंगडम ऑफ यूएई है, इट इज़ रन बाय द किंग, राइट? तो वो अगर आपसे नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरीके से? फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली अभी एक मैराथन था। किंग के बेटे, जो प्रिंस थे, वो रन कर रहे थे मेन रोड के ऊपर, उनके साथ लाखों की भीड़ थी, और सबके साथ एक्सपैट्स थे, हम लोग सब थे वहाँ पे, दौड़ रहे थे सुबह को। अगर वो उतना क्लोज़ नहीं होंगे लोगों के, तो लोग क्यों दौड़ेंगे उनके साथ में? तो कहीं-कहीं पे कुछ गलतफ़हमी भी है, और कहीं-कहीं पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी है, मुझे लगता है। नहीं तो इतने सारे हिंदुस्तानी बैग उठा के क्यों दुबई जा रहे हैं? नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते। बिल्कुल ना, बॉम्बे से कितने ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे गए और कितने ज़्यादा टूरिस्ट गुवाहाटी गए हैं? आप बताइए? ये जवाब है। अच्छा, ऑनलाइन बेटिंग ने मतलब जो जो भी चल रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया है? देखिए, अगर आप रिसेंटली ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो लाइक वहाँ पे ना 1 ट्रिलियन की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और ऐसा माना जाता है कि स्पोर्ट्स बेटिंग इटसेल्फ इज़ 20 बिलियन। 20 बिलियन। 20 बिलियन, 1 बिलियन 8,000 करोड़, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस और चाइना का है। मतलब यूएस इज़ द बिग डैडी इन एनीथिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा कमाया भी जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद चाइना आता है, चाइना का दिखता नहीं, हमें दिखता है इंटरनली क्या रेवेन्यूज़ बनते हैं। तो एक प्लेटफ़ॉर्म है स्पोर्ट्स रैडर बोल के। अगर आप इंडिया में बैठ के बेटिंग कर रहे हैं, यूएस में बेटिंग कर रहे हैं, चाइना में, दुनिया का हर डेटा स्पोर्ट्स रैडर के थ्रू जाता है। दुनिया में कौन-सा गेम कैसा चल रहा है, वो स्कैमी है कि नहीं, वो गेम रिग्ड है कि नहीं, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई फुटबॉल मैच हो रहा है, मेलबर्न के किसी कोने के गाँव में, मतलब दूर-दूर तक कुछ नहीं है, एक बस स्टेडियम है, 22 लोग खेल रहे हैं, और बीच में एक रेफरी है, और पूरे स्टेडियम के आस-पास काला अंधेरा है, और मैच का स्कोर मैं बता रहा हूँ, हाफ टाइम हो चुका है, 15-18, ठीक है? 15 गोल्स दिस साइड, 18 गोल्स दिस साइड। अभी आप बेटिंग की इंडस्ट्री में नए-नए आए हो, आपको बेट करना है, ठीक है? ज़्यादातर वर्ल्ड में फुटबॉल पता है लोगों को, उसके बाद क्रिकेट आता है। तो अगर आपको बेट करना है, तो आप 15 पे बेट करोगे कि 18 पे बेट करोगे? मान लेते हैं कि जिन लोगों ने 18 गोल मारे हैं, वो बहुत बड़ी टीम है, कंपेयर टू 15, ऐसा मान लेते हैं। दोनों जूनियर टीम है, मैंने लाइफ में कभी नाम भी नहीं सुना है। सबसे ज़्यादा बेट जैसे 18 पे लग गया, फिर वहाँ से कॉल आ जाएगा कि भाई 15, अब जो 18 है उसको तू मतलब कम कर दे, और 15 अभी 25 हो जाएगा। 25 गोल से वो टीम जीत गई, मैं पागल हो गया था। ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। आपने आपने लगाया पैसा अभी बहुत? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी पैसा लगाया यहाँ पे। वीपीएन यूज़ किया, क्योंकि इंडिया में प्लेटफ़ॉर्म्स बंद रहते थे, मतलब सीधा गया। मैं प्लेटफ़ॉर्म का नाम भी बताता हूँ जिस पे जाके मैंने खेला, sportsbet.io। वो योलो ग्रुप की कंपनी है, उसमें ब्रेटली आपको दिखेगा ऐसे करके खड़ा है, तो मुझे लगा काफ़ी भरोसेमंद वेबसाइट है, ट्रस्ट मार्कर हो गया, ब्रेटली खड़ा है। बाकी फुटबॉल प्लेयर्स भी थे, मैं नहीं जानता हूँ फुटबॉल प्लेयर्स को। बढ़िया लगा, उसके ऊपर क्रिप्टो में डिपॉज़िट कर सकता हूँ। तब नया-नया हिंदुस्तान में क्रिप्टो आया,
मैं सीख रहा हूँ व्हाट इज़ सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह-वगैरह चीज़ें। हमने बढ़िया है, यूएसडीटी डाल के डिपॉज़िट कर सकते हैं, कर दिया डिपॉज़िट। देखा पैसे आ भी गए, बोले और बढ़िया बात है। अब तो बेटिंग करना चाहिए। अब गया स्पोर्ट्स बेट में। क्रिकेट तो मैच सीज़नल होता है, फुटबॉल का तो चलता रहता है लीग बाय लीग बाय लीग अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में। गया वहाँ पे देख रहा हूँ एक शेडी सा गेम चल रहा है, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं तो प्रेडिक्ट करके हीरो बन जाऊँगा, सारे पैसे डूब गए। ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला आया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐप बनाई थी इंडिया में भी, अलग-अलग तरह की ऐप बनी थी। हाँ, सारे फाउंडर्स दुबई में तो बैठे हैं मुझे अभी। भी लगा था मैं भी करोड़पति बन जाऊँगा, तो मैंने भी 2 लाख वो डाल दिए, नहीं वो सब डूब गए वो। नहीं, आप बन जाओगे अभिषेक, आप बिल्कुल बन जाओगे, लेकिन आप ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे जब रिटर्न्स आएगा, जब टैक्सेस आपके ज़ीरो होंगे ना, तब आप बन सकते हो। क्योंकि इंडिया में 3 तरीके के टैक्सेस चलते हैं अभिषेक, जो मैंने सुना है। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी वगैरह जो भी हम लोग लेते हैं। तीसरा हो गया इनविजिबल टैक्स, इसके लिए आप दुबई जाते हो, आईफ़ोन सस्ते में खरीदूँगा। यहाँ पे मतलब द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइट, चीज़ों का प्राइस बढ़ता रहता है यहाँ पे। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ टैक्सेस हियर जो हमें एक्चुअली देना पड़ता है। तो उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और रिसेंटली आपने जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो वीडियो किया था, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोला है, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बोला, मैं उनका काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ है। अगर वो आते हैं पॉलिटिक्स में, मतलब मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने बोला इनकम टैक्स हटा देंगे। अगर वो हटा देंगे ना, इंडिया विल मेक मोर मनी। आई बिलीव इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज़ इकोनॉमिक्स 101। तो वो बस इम्प्लीमेंट करना तो हाँ, अगर ज़ीरो टैक्स पॉलिसी ज़ीरो टैक्स कर दे, क्यों फिर मैंने उनको पूछा कि तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाएगी? तो बोली तुझे बड़ी टेंशन है। मुझे याद, मैं बोला कल रात को देख रहा था उन्होंने वो। बोला बतेरो बतेरो चीज़ें हैं करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट के पास में, सबसे पैसा कमा सकती है। I think we should make taxes zero at least for middle class people like all of us. I would say जो लोग सैलरी मतलब सैलरी शुदा लोग हैं, ओनली 5% राइट, नॉट इवन 5%, वन लेस देन 1% पीपल राइट, आर पेइंग एब्सोल्यूट टैक्सेस। करना। उससे 99% जनता को आप चला रहे हो, मतलब ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? मतलब कुड देयर बी एनी मेरिट इन दैट? बट आई सी द मेरिट अदरवाइज एज वेल। मतलब हटा दो, लोग पैसा जमा लेंगे और पैसा बना भी, मतलब आप पैसा बना लोगे, लोग आएंगे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इंटेंशन नहीं है, चाहते नहीं है। आई एम पर्सनली वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट थिंग एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेटर्स मैं दुबई क्यों गया हूँ। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। एवरीबॉडी मतलब एवरी एंटरप्रेन्योर, मतलब किसी से भी बात करूँ, मैं भी किसी से बात करता हूँ, बोलते हैं यार यही है यार, तो टेंशन है। इसलिए बड़े बिजनेस बन नहीं रहे। देखो ना, इंडिया में किस चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आज इंडिगो ही एक ऐसी एयरलाइन है जिस पर हम सफ़र करते हैं। इंडिया में तो ज़्यादातर, इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी कोई एयरलाइन इंडस्ट्री खोलना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं खोलना चाह रहा है? इसका रीजन है, एक लाइन है, वही मेरी मम्मी ने बंगाली में बोला था, যাদের दांत হয় ওরা दांतेर মর্যা বোঝে না। जिनके दांत होते हैं ना, वो दांत का वैल्यू नहीं समझते हैं। जिनके नहीं होते ना, वो उस चीज का वैल्यू बहुत ज्यादा समझता है। तो आपके पास अच्छा सा जगह है, आपने थूक दिया, हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, ग्रास कूड़ा डाल दिया, ठीक है ना? तो हम में भी प्रॉब्लम है, हमसे गवर्नमेंट को बता रहे हैं वो सारी चीजों में। और जैसे ही बाहर में जाते हैं, तो बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ मोनार्की, राजाओं का देश रहेगा। डेमोक्रेसी तो अभी बस बच्चा है, 200-300 साल हुए होंगे। यूएई में जाते हैं, राजा जी मिल जाते हैं वहाँ पे, वहाँ के किंग है, बोले यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो वहाँ पे डंडा मारेंगे और देश में डिपोर्ट कर देंगे। वही लोग जो इंडिया में बहुत ही एकदम मजे से रह रहे थे, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रह रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज भी ले रहे हैं, लेकिन कूड़ा करकट नहीं कर रहे, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। मतलब आई रियली एंजॉय दैट पर्टिकुलर पार्ट। एंड मोस्ट इंडियंस के वहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं या फिर लोकल काम करने वाले, सब पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो भी चीज़ बहुत इंडियंस एन्जॉय करते हैं। चलो यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब ये इंडियंस कहाँ पे, पाकिस्तानीज़ कहाँ पे। तो फॉर एवरी इंडियन लैंडलॉर्ड देयर वुड बी 2 और 3 पाकिस्तानी लेबर्स हू आर वर्किंग फॉर द इंडियंस। नॉट अ ग्रेट थिंग, बट बहुत सारे लोग बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, जानते हैं पाकिस्तानी लोग हमारे अंडर काम करते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं। और मीना बाज़ार जो है वहाँ पे मेनली पूरे सिंधियों ने मार्केट पकड़ के रखा है, जो इंडियन सिंधीज़ हैं, उनके अंडर में बहुत सारे कम्युनिटीज़ थ्राइव कर रही है। नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना कि वहाँ पे जाके डिसिप्लिन में रहते हैं लोग। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एयरपोर्ट पे तो डिसिप्लिन में ही रहते हैं लोग। ऐसा तो कुछ नहीं, स्ट्रिक्ट रूल तो बहुत नहीं कर रखा, बट अगर एयरपोर्ट पे अगर अगर अच्छे से रह सकते हैं तो बाकी जगहों पे भी रह सकते हैं। बट वो सुविधा ही नहीं दे रखी, इस वजह से वो नहीं कहते, मतलब छोड़ो यार कौन रहेगा। ये एक मेन रीज़न है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर सेइंग। मुझे लगता है कहीं-कहीं पे ना ये चीज़ थोड़ा-सा हुआ भी है, मैं बता रहा हूँ किस लिए। जब छोटा था तो बचपन में बताया गया था कि दुनिया का या इंडिया का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड पासपोर्ट होता है, ऐसे बताया गया था। और एयरपोर्ट पे ना बहुत सँभल के चलना होता है, हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग थे। बोले हाँ, हाँ, हाँ। तो तब से जो एक्सपेक्टेशन एयरपोर्ट की बनी ना, कि गुवाहाटी का एयरपोर्ट तो इतना पिद्दी सा, अभी तो बैंगलोर का तो महल जैसा लगता है। वहाँ पे जब जाते थे तब भी वैसे ही जाते थे, अब भी जैसे जाते हैं यहाँ पे, कि भाई एयरपोर्ट में आ गए, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, पता नहीं कौन कैसा क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। तो एक्सपेक्टेशन सही बन गई थी।
और रेलवे स्टेशन को लेके भी एक्सपेक्टेशन सही बन गई थी। वहाँ जाके तो थूकना ही है, धंधा करना ही है, खाना खाना है, विंडो से हमें कागज़ फेंकना ही है बाहर में। हॉकर अंदर आएगा ही आएगा, आपको सामान बेचेगा ही बेचेगा। तो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी भी है मतलब। बट सुधर सकता है, मतलब वो इतना टफ नहीं है, मतलब वो लोगों को डंडा मार के सुधरा जाए, इजीली सुधर सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट वाला एग्जांपल है। आपको कॉलेज में, कंपनीज़ में एक सिंपल चीज़ आपको इंस्टिल करनी चाहिए, मुझे लगता है, जो इंडिया में बहुत पहले हुआ करती थी। और ना ही एंटरप्रेन्योर्स, ना ही बिज़नेसमैन आज इसके बारे में बात करते हैं। उस चीज़ का नाम है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एल&डी डिपार्टमेंट अगर हो, क्योंकि आई हैव बीन अ ट्रेनर माय सेल्फ इन द बिगिनिंग। मैं सॉफ्ट स्किल्स सिखाता था कि बात कैसे करना चाहिए, आपको प्रोडक्ट बेचने से पहले। ये चीज़ जब मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी, उससे पहले मेरी ट्रेनिंग खुद हुई थी। साउथ कोरिया से लोग आए थे, एलजी की तरफ से मुझे ट्रेनिंग दिया, नोकिया की तरफ से लोग आए थे, मुझे ट्रेनिंग दिया। आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ बीइंग अ ट्रेनर। क्या चीज़ के सॉफ्ट स्किल क्या होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह-वगैरह, सेल्स ट्रेनिंग, प्रोसेस ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, सीआरटी ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, ओजीटी ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो उससे मुझे ये पता चला कि तब रिलायंस की एक टीम थी, उस ब्रांड का नाम था स्पार्टा, एनआई स्पार्टा बोल के। तब धीरू भाई शायद कंट्रोल करते थे, उनमें से एक कंपनी थी। एनआई स्पार्टा में सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते थे और उनको अलग-अलग कंपनियां लेती थी ताकि उनके प्रोसेसेस को बेटर कर पाए, उनके लोगों को अपस्किल कर पाए। वैसे अगर कॉलेजेस में लाया जाए तो बहुत बेटर है। जैसे एनएसडीसी आया था, इट्स अ फू बार। फू बार मतलब बहुत बड़ा गुब्बारा बन गया, ये वो सर्टिफिकेशन हुआ, लेकिन अंदर में नहीं है कुछ। अंदर गड़बड़ है बहुत। अंदर गड़बड़ नहीं, अंदर कुछ है नहीं। हो तो गड़बड़ हो ना। क्योंकि जब मैं किसी गुवाहाटी में आज जाता हूँ या 10 साल पहले बंदे से मिलता था, एक्चुअली मैं ऐसा बोलूंगा, ये कंट्रोवर्शियल लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं गुवाहाटी में जब एक बंदे से मिलता हूँ, यंग गाय एंटरप्रेन्योर, कुछ करना चाहता है अपनी जिंदगी में, कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी रिसेंटली मैं मेरे कॉलेज में भी गया था, बात किया था, वो कंपैरेटिवली मुझे लेस आईक्यू ईक्यू का लगता है। मैं 10 साल पहले किसी बंदे से मिलता था तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। उसका रीजन है, वो 10 मिनट भी नहीं रुकता है, वो जैसे बाहर निकला, सारे बंदों से मैंने बात की, फिर बाहर निकल के वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो रील, इंस्टा, ये हैशटैग ऐसा कर रहा है। 10 साल पहले वो नहीं था। दे वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, लिटरेचर कैसे बनाया जाए, टेंजिबल बिजनेसेस कैसे बनाया जाए। एंड आई टोल्ड ऑल दोस गाइस कि मतलब तुम लोग ऑनलाइन क्यों करना चाहते हो, बिजनेस करो, ऑनलाइन मत सोचो। बोलते क्यों सर? हम बोले दुनिया के सबसे शार्पेस्ट माइंड ऑनलाइन में है, जहाँ पे कंपटीशन कम है वहां पे कॉम्पीट करो। लेकिन ऐसा नहीं कि एमबीए चाय वाला करते हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू। अच्छा, बैटिंग इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा स्कैम पता है क्या आपको, जो मतलब दिमाग हिला दे एकदम? हाँ, एक तो था ये, आई रिमेम्बर, फुल टिल्ट पोकर। हाँ, सो एक कंपनी आई थी पोकर स्टार्स, अभी भी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। महेंद्र सिंह धोनी उनके ब्रांड एम्बेसडर बने थे जब पोकर स्टार्स इंडिया आई थी। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आए थे, काफी अच्छी ब्रांड है। तो उसके काउंटर में ना करीबन 2008-9 में एक कंपनी निकली थी, फुल टिल्ट पोकर। तो उसमें टॉप के पोकर प्लेयर्स आ गए, फिल हेलमुथ, फिर उसके बाद क्रिस मनी मेकर, फिल आइवी, यू नो गस हैंसन, मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद नहीं है। And सब उसके टोपी पहन के खेलने लगे, एंड दे वर ऑल वेयरिंग हिज कैप्स एंड गेम्स चल रहे थे। वो एक ब्रांड एक्टिविटी हुआ जिससे सारे लोग ऑनलाइन आके खेलने लगे। एंड उस ओनर ने प्लेटफॉर्म को पहले से ही रिग करके रख दिया था, कि तू 3 गेम जीत तो लेगा, उसके बाद चौथे गेम में ऐसा हारेगा कि सारे पैसे मेरे पास ही चले आएंगे। आरएनजी रिग करके रखा था कि आई नो तुम्हारे पास क्या कार्ड्स हैं, तो मैं तुम्हारे ऑपोजिट में जो प्लेयर है उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि वो मेरा बंदा है, ऑनलाइन आप खेल रहे हो। आपको समझ में आ समझ में गया? आ गया, हाँ बिल्कुल। तो ये स्टोरी चल रही थी, एंड फाइनली वो पकड़ा गया। एंड बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का स्कैम हुआ था। और उसके बाद जब उसको कोर्ट में फाइनल पेशी के लिए बुलाया गया तो वो अभी भी याद है, लोग बोलते हैं, मैं तो काफी छोटा था तब, ऐसा सुना है मैंने एक्सपीरियंस लोगों से, अपने बड़े से लैम्बोर्गिनी में आया यूएस में, सिगार बुझाया, क्यूबन सिगार, कोर्ट के अंदर आया, 1 मिलियन का फाइन दिया, फिर वापस सिगार जलाया और निकल के चला गया। एंड फुल टिल पोकर को बाद में पोकर स्टार्स ने खरीद लिया और उसका शुद्धिकरण कर दिया। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक। अच्छा चलो, थोड़ा मार्केटिंग की बात भी करते हैं इसके अंदर अपन। 18 साल का एक्सपीरियंस रहा आपका, हाँ, गलती से। तो इतना हाई आरओआई ड्रिवन मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाया जाए? सेल्स से स्टार्टिंग में लाइफ में क्या होता है अभिषेक, आप, मुझे भी लगता है आप भी एक छोटे जगह से आए होगे, मैं भी गुवाहाटी से हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो वहाँ पे विकल्प क्या होता है, आप बहुत अच्छा करो पढ़ाई में या फिर बहुत अच्छा करो सेल्स में, ठीक है? तो मेरे पास एक ही औजार था, सेल्स था। नेचुरली मैं बहुत अच्छा बोल लेता था, इट वॉज गॉड गिफ्टेड। एंड बंगाली का लहजा था नहीं, तो हिंदी काफ़ी न्यूट्रल थी। आई कुड स्पीक इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ऑल ऑफ इट।
तो पहला बार जॉब मिला 6 महीने के लिए, मैंने जेनरिक मेडिसिन में काम किया, कंधे में बैग लेके जाता था, दवाई बेचने के लिए डॉक्टर के पास विदाउट एनी ट्रेनिंग। एमआर बन के मतलब। हाँ, एमआर बन के, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पे गया, बोलते हैं, "हाँ, ये क्या दवाई है? भाग यहाँ से।" तो मुझे तब 6 महीने वो ग्राइंड पता चल गया। फिर मज़ा नहीं आया, फिर नोकिया गया, टेक्नोलॉजी लेके काफ़ी शौक था, तो सेल्समैन बना, शर्ट पहना नोकिया का, और एक दुकान में गया, ओनर मारवाड़ी था, तो बोला, "बाहर रुक, अंदर मत घुसना।" बोले, "क्यों?" "ये पहला बंदा बहुत बदतमीज़ी करता था।" अब मैं इतने बड़े घर से हूँ, इतने सारे दोस्त हैं, मतलब मॉम-डैड ने सब कुछ दे के रखा था, लेकिन मुझे पर्सनली भी वेल्थ बनाना था उसके चक्कर में। फिर उसके दुकान में 1 दिन खड़ा रहा, उसके बाद उसने मुझे घुसने दिया। फिर मुझे था कि इसको क्रैक करना है। उसके दुकान से मतलब मैंने सबसे ज़्यादा नोकिया के फ़ोन्स बेचे थे, तब नोकिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, उस ज़माने में, अलग-अलग शॉप्स में। फिर मैं सिटी का सबसे टॉप सेलर बना मोबाइल फ़ोन्स का, नोकिया का। मैं अच्छा डेमोंस्ट्रेशन देता था टेक्नोलॉजी लेके। देन आई बिकेम द बेस्ट इन स्टेट, देन आई बिकम द बेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, सेल्स टारगेट्स में काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो तब तक पता चल गया था कि लोगों को कैसे बेचना होता है चीज़ें, मतलब सेल्स सिखाता है आपको इन चीज़ों को। बहुत लोग वीडियो अभी देख रहे होंगे, हाँ, क्या सेल्स का बंदा है, नहीं वही मार्केटिंग का बेस है। राइट, मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट करी थी, डोर टू डोर ही। तो हाँ, आपको पता होगा डोर टू डोर तो लाइक काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो सेल्स करी, उसके बाद नोकिया का बैटरी फटने लगा था एक टाइम में, तो उनका एक बैच आया था, मात्सुशिता बोल के एक बैच। राइट, राइट, हाँ, आई रिमेंबर। मात्सुशिता बैच का सारा बैटरीज़ फेक थे, तो मैंने पब्लिसिटी किया। नोकिया का तब शॉप होता था, उसको हम लोग एनपीडी बोलते थे। नोकिया प्रायोरिटी डीलर शॉप, जहाँ पे एक्सक्लूसिव नोकिया के फ़ोन्स मिलते थे। उसके बाहर गाड़ी के ऊपर खड़े होके, जस्ट लाइक ममता बनर्जी, बैटरीज़ लेके, इन बैच के बैटरीज़ जिन भी लोगों के पास है, आके अपना बैटरी चेंज कर लीजिए। दैट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। ओके? फिर उस चक्कर में काफ़ी भीड़-भाड़, लड़ाई-वड़ाई सब कुछ हुआ। तो उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का ट्रैक्शन या वायरैलिटी। इन सारी चीज़ों का जब मिक्सचर होता है ना अभिषेक, इसी चीज़ को मार्केटिंग बोला जाता है। सो दैट्स ऑल व्हाट आई लर्न ऑल थ्रू आउट माय लाइफ। मैंने भी मतलब डोर टू डोर स्टार्ट किया, मेरे को भी पहले बाहर निकाल देते थे, भगा देते थे। मेरे को तो रुला देते थे। मैं कहा मेरी क्या गलती, कंपनी की गलती है, मेरे से तो ले लो आप सामान। हाँ, वो दैट फिर मैंने वो भी किया था, नेटवर्क मार्केटिंग का सामान भी बेचा था। वो और खतरनाक है, मैंने भी किया है एमएलएम पर। एमएलएम मल्टी एक लेवल दोस्त को मार्केटिंग। लेके जाता था हाँ, मेरी। जोड़ना है तो वो मैं ऐसा बोलता हूँ ना, ये ज़रूरी है, एंड अनफॉर्चुनेटली माय सन इज़ नॉट गोइंग थ्रू नहीं दिस। करेगा, कभी नहीं हाँ, करेगा। बिकॉज़ वो ना, मैं उन लोगों को बोलता हूँ टच स्क्रीन बच्चे हैं आज के। तो यू कैन टच देम बिकॉज़ दे कैन टच अ स्क्रीन एंड समथिंग, और हम लोग ग्राइंडर्स, हम लोग वेटरन्स, हमें पता है क्या होता है, क्या नहीं एक होता। रील अभी देख रहा था, आज सुबह-सुबह आते-आते मैं भी कभी-कभी ऐसे कर लेता हूँ। हाँ। तो ऐसा बता रहे थे कि 90s वाले किड को क्या अगर धक्का लग जाता था तो कहता था ठीक है लग गया कोई बात। फिर लगा, थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा लगा, थोड़ा टच हुआ। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको लग जाता है हाय मम्मी। हाँ, तो आई एम सीइंग दैट विथ माय सन, मतलब मैं अपने बेटे के साथ वो चीज़ देख रहा हूँ, एंड लाइक एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है दुबई में, मतलब मैं आपके सवाल पे वापस आता हूँ, गर्ल्स आर मोर प्रोटेक्टेड देयर देन बॉयज़, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, स्पेशली लड़के, उनको पता ही नहीं चलता कि दुनिया दुबई के बाहर कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा अभी बैंगलोर आया हुआ है मेरे साथ, वो 9 साल का है, वो हर चीज़ कहीं पे भी रख सकता है। पर उसे ये बताना पड़ता है कि ये सामान चोरी हो सकता है जब तुम ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा दुबई में नहीं होता है। जैसे मैं दुबई में घर में रहता था, एक दिन बाहर में शू का लॉकर है, घर के बाहर, उसके ऊपर मैं अपना वॉलेट रख के चला गया था। 2 दिन बाद वापस आया, मतलब आधे दिन में तो पता चल गया था वॉलेट नहीं है मेरे पास। 2 दिन बाद वापस आया, वॉलेट वही रखा है, नोटों की गड्डी है उसके अंदर, किसी ने टच नहीं किया। यहाँ इंडिया में तो अपार्टमेंट के अंदर ऊपर चौथे 5वें फ्लोर पे साइकिल ले जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब इट्स नॉट अबाउट पेट्रियटिज़्म या वगैरह, आदमी कहाँ जाना चाहता है जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं कि मतलब विदेश चले गए या फिर देश चले गए, वैसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे इंसान बहुत सेफ महसूस करता है वही जाता है। इसलिए मैंने मेन का देखा है, स्पेशली सबसे द बेस्ट ऑफ द आइडियाज़ कम फ्रॉम द शिटीएस्ट ऑफ द प्लेसेस। वो लोग सबसे ज़्यादा बाथरूम या वॉशरूम के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ वहीं पे आते हैं। सो इट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि 5000 साल से लोगों की केव मेंटालिटी है, नॉट ओनली मेन बट आल्सो फीमेल, कि केव के अंदर हम लोग रहते थे, अचानक से बाथरूम आ गया जिंदगी में, तो केव थोड़ी चला जाएगा यार, तो दैट मेंटालिटी स्टेज। सो फ्रॉम देयर व्हाट आई वांट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन इज दैट टेल मी अबाउट मार्केटिंग, इफ आई वर टू टेल यू अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग सोच है किसी की, जिसको आपको बदलनी है या फिर समझनी है। हुँ। अगर समझ के करते हो तो एप्पल है, अगर बदल के करते हो तो सेल्स है। बी2बी में कैसे किया जाए ये थोड़ा? बी टू बी में कैसे किया जाए ना, तो बी टू बी में मैंने बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट एक बार 2015 में एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, कंफर्म टिकट के लिए थोड़ा सा मैंने प्रोजेक्ट किया था। एचएसआर में थी ये कंपनी, अभी तो इक्सिगो ने एक्वायर कर लिया हाँ, कंफर्म हाँ। टिकट को। तो एयर एशिया के सीईओ को हम लोगों ने उस टाइम में, वो बैंगलोर एयरपोर्ट के सामने उनका ऑफिस था, कि उनको हम लोगों ने भेजा था कि सर
वी वांट टू हैव अ कनेक्शन विथ यू, क्योंकि हम आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे प्लेटफॉर्म में करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा ईमेल देखा, हमें एड-ऑन्स के थ्रू पता चल रहा था, कोडिंग बहुत अच्छा करते थे। कौन से कंट्री के कौन सी सिटी में बैठ के वो देख रहे थे। तो वो हमें दिखा। फिर उसके बाद 2-3 फ़ॉलो-अप ईमेल भेजे, तो उन्होंने बोले सर आवर एंटायर टीम, हमारे पूरी टीम का एक सेल्फी लिया। तो हम लोग बहुत हँस रहे हैं कुछ। वो उनको भेजे कि सर वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर इन दिस सिटी एंड यू आर वाचिंग आवर ईमेल्स एंड नॉट रिप्लाइंग, बट इट गिव्स अस एन इनक्रेडिबल प्लेजर दैट यू हैवंट मार्क्ड अस स्पैम। इट वुड बी प्लेजर टू मीट यू नेक्स्ट वीक। तो मतलब उस तरीके से क्रैक हो गया था, बहुत ज़्यादा पर्सनल चले गए। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है B2B में जाने के लिए पर्सनल ज़्यादा जाना पड़ता बहुत ज़्यादा पर्सनल जाना पड़ता है। जैसे एक को हम लोगों ने क्रैक किया था, उसी के घर के बाहर होर्डिंग में हम लोगों ने कंपनी का लगाया था, पैसे थे नहीं। कंपनी का ब्रांड लगा दिया था हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर कंपनी में मैं था और उसी कंपनी के बारे में वो 7 टाइम्स देख चुका था। उसके बाद उनसे बात किया था कि सर ऐसे-ऐसे कंपनी से, अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके, ओके, ओके। तो उसको बाकी जगह देखने का ज़रूरत नहीं था। वो चीज़ आजकल आप फेसबुक में कर लेते हो। That you target and retarget your customer 7 times and then somebody sends an email or a phone call, it becomes much more easier. तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी आसान होती है कि मतलब जैसे आइस आप तोड़ देते हो ना, फिर बात करना आसान हो जाता है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे एक बात और मेरे को समझाओ कि कोई ऐसा कोई कैंपेन आप कोई केस स्टडी ऐसे डिस्कस कर सकते हो क्या, जिसमें आपने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी हो? हुँ। कोई ऐसा केस स्टडी आपके कोई कैंपेन रन किया हो ऐसा, तो फेसबुक के अंदर ही? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको फेसबुक, गूगल दोनों के बारे में बताता हूँ। मतलब इन शॉर्ट आई विल टेल यू। तो मार्केटर का सबसे बड़ा डर क्या होता है मैं आपको बताऊँ? कैक। एटलीस्ट इंडिया में ये होता है। यूरोप में तो मैंने देखा ही है, सबका तो ब्लड प्रेशर चलता रहता है। वो लोग वहाँ पे कैक को सीपीए बोलते हैं। तो ये भी छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं। मैं एज़ अ मार्केटर मैं लोगों को बोलता हूँ डोंट फोकस ऑन कैक, फोकस ऑन कैक पेबैक। आपने ₹100 खर्च किए, $100 खर्च किए कस्टमर लाने पे, वो $100 ऑन एन एवरेज इंडिया में आपको 6 महीने में मिलता है, कोई भी ब्रांड हो नॉर्मली। उसको आप कितना शॉर्ट कर सकते हो, आप उस पे फोकस करो। ये नहीं कि मेरा कैक ₹100 होना चाहिए। आप अगर 10,000 खर्च करके एक ऐसा कस्टमर लाते हो, जो आपको 40-50 हज़ार रुपए लाके दे रहा है, आपको टेंशन किस बात का है? सही बात। जो मार्केटिंग हेड होते हैं, सीएमओज़ क्या करते हैं, जो गलती करते हैं, जो मैंने किया है वो गलती, जिसको मैंने सुधारा है, कि देख मेरा कैक नहीं फटना चाहिए। कैक फट गया तो तेरा गेम ओवर है। तो कैक को 200 ही रखना है। तो मैं उस बंदे को एक्चुअली लिमिट कर देता हूँ कि तू मेरे लिए बेटर कस्टमर ला ही मत। तो वो क्या कर रहा है, आप समझिए इस चीज़ को, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है। वो मेले में खड़ा है और कैंडी दिखा के बोल रहा है, आओ ये कैंडी ले लो। उसको मेले में मेले के कैटेगरी के लोग ही मिलेंगे। राइट। करेक्ट है? जो एमजी रोड में लोग रहते हैं, इतने पॉश लोकेलिटी में, वो लोग नहीं नहीं मिलेंगे मिलेंगे वो। ₹200 में। तो उस 200 के पीछे जब और एक ज़ीरो लगाएगा या और एक ज़ीरो लगाएगा, सेंट जोसेफ्स के बाहर कैनोपी लगाएगा, कुछ कूल स्टफ करने का कोशिश करेगा, उन लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकता है। So you should go beyond your, CAC spends, spend more on those customers, know your HVP, high value players, know your mid value players, कौन से spend में आता है, लो वैल्यू प्लेयर्स कौन से स्पेंड में आता है, डू योर एबी टेस्टिंग, अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाओ, 50, 60, 70 लैंडिंग पेजेस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आपके पास ढेरों गेम्स है, मुझे पोकर खेलना है, आपको रमी खेलना है, लैंडिंग पेज एक ही है, दोनों यूजर को एक मार्केटर कैसे लेके आएगा? नहीं लेके आ सकता है। करेक्ट है? मैं आऊँगा तो मुझे रमी पोकर दिख रहा है, आप भी आओगे तो आपको रमी पोकर दिखेगा उस लैंडिंग पेज के ऊपर। आपने फेसबुक में ऐड देखा, आपने क्लिक किया, ठीक है? देवाशीष.com में आपने क्लिक किया, आप गए, आपको रमी भी दिख रहा है, पोकर भी दिख रहा है, लेकिन आपको खेलना रमी था। आप प्लेटफ़ॉर्म से इसलिए चले गए क्योंकि वो डेडिकेटेड रमी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। उसमें रमी भी है, पोकर भी है। भाई मैं तो किसी कूल जगह पे खेलूँगा। तो वहाँ पे आज जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आए उसको हम लोग टनलिंग बोलते हैं, यूज़र टनलिंग। कि अगर आपने पोकर का टाइपिंग किया है फेसबुक के अंदर, तो हम आपको वही वेबसाइट दिखाएँगे। अगर आप रमी ढूँढते हुए आए हैं, आपको वो वेबसाइट सिर्फ़ रमी ही दिखेगा, उसमें आपको पोकर नहीं दिखेगा। उसको हम लोग यूज़र टनलिंग बोलते हैं। और मैं अगर पोकर ढूँढते हुए उसी वेबसाइट पे आया, तो मुझे सिर्फ़ पोकर ही दिखेगा, मुझे रमी नहीं दिखेगा। मतलब स्किल्स होनी चाहिए क्या? मतलब जैसे मेरे को करना तो स्किल्स इम्पोर्टेंट है या फिर साइकोलॉजी समझना इम्पोर्टेंट है? देखिए, दोनों चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट है, कमिटमेंट वर्सेस कैपेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें ही चाहिए। बहुत लोगों का कमिटमेंट होता है, जो मेरे मार्केटर्स होते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। आप अपस्किल करें, वो लोग करेंगे उन चीज़ों को। आपको बैठना पड़ेगा उनके साथ। मेरे कंपनी में मैंने एक चीज़ हमेशा किया, मैं कभी केबिन के अंदर नहीं बैठा हूँ। मैं हमेशा लोगों के साथ बैठता था। सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो, उनसे कुछ सीख लेता था। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलती करो, करते रहो, बार-बार करते रहो। लेकिन वो कीड़ा होना चाहिए गलती करने का। एक गलती कर लिया, डर गया, ठीक है ना? बैकएंड में रिज़्यूमे भी अपडेट कर रहा हूँ। अभी तो बॉस ऐसे-ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे नहीं होता है। टेक हिम टू अ डिनर और टू अ उसको बैठाओ एक टेबल के ऊपर, मतलब गिव हिम सम अल्कोहल एंड टेल हिम, डूड मुझे तुम्हारे बारे में ये 5 चीज़ें पसंद नहीं है, तुम हो सकते हो कंपनी के ओनर। प्लीज़ ईगो पे मत लेना, मैं इस कंपनी में कुछ फोड़ने के लिए आया हूँ। प्लीज़ मुझे मत निकालना। मैं कुछ मचाना चाहता हूँ, मेरी पहली जॉब है।
ऐसे लोगों ने आके मेरे से बात किया है, क्योंकि उनको लगा कि मैं निकाल दूँगा उनको। लेकिन आई डिड नॉट मीन इट, मैं उनको टफ तरीके से बता रहा था, यार ऐसे नहीं होता, इस तरीके से कर, हाई प्रेशर है सबके ऊपर। सो आई ऑल्सो लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम कि आफ्टर दैट तो मैं इवनिंग को इस चीज़ को चेंज किया, सारे लॉन्डो को लेके जाता था। लॉन्डे एज़ इन माय एंटायर टीम, गर्ल्स एंड बॉयज़, आई वुड टेक देम एंड टेल देम, डूड जो ऑफिस में हुआ दैट वाज़ अ वॉर रूम, डू नॉट टेक इट पर्सनल। क्योंकि ये मैंने यूरोप और अमेरिका में देखा है, दे नेवर टेक थिंग्स पर्सनली। यहाँ पे लोग घर पे लेके जाते हैं, या टेंशन है। बेड के अंदर तक लेके जाते हैं और उसको उड़ के मम्मी या फिर बाबू, ये प्रॉब्लम हो गया मेरे लाइफ में। यहाँ पे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, वो बात नहीं कर सकते। अगर कोई बात कर रहे हैं टीम के साथ तो उनको लगता है कि और यार मेरे पे प्रेशर डाल दिया, मेरे पे ये कर दिया, आप तो हमारी जान ही खा जाओगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यार मैंने कहा मैम बात कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, फाइनल नहीं कर रहे। इवन कल रात में मेरे को फाउंडर और 2-3 लोग हम बैठे थे, तो मैं उनको बोल रहा था हम सिर्फ बात कर रहे हैं, समझो बात को, सिर्फ बात। नहीं, but Abhishek, I'll go one step ahead and I'll tell you, there will be times when you will ask somebody to leave or somebody will leave your job. Because the worst thing that people shouldn't say that I've learned from, like, not from India, जो मैं बाहर सीखा हूँ, never say anyone in a company that, we are a family. सही बात। ये नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि आप फैमिली को छोड़ के काम करने के लिए आओ। फैमिली को छोड़ के अगर फैमिली के पास आ रहे हो तो आप गलत हो। सो कंपनीज़ को ये बेचना नहीं चाहिए, एम्प्लॉइज़ को ये खरीदना नहीं चाहिए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट हर कॉलेज में होना चाहिए सो दैट इमोशनल बैलेंस लोगों में हो। क्योंकि कंपनी में बहुत लोग दे गेट फ्लैटर्ड, बोलते नहीं बॉस के साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, बॉस ने मुझे ये बोला, तो दूसरे बंदे को ना वो हाँ, वो मतलब बहुत कुछ काटने लगता है उसको एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके अंदर भी कंपनीज़ के अंदर भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो अनफॉर्चुनेटली अदर देन द टॉप बिग ब्रास ऑफ इंडिया, मैक्सिमम कंपनीज में लर्निंग एंड डेवलपमेंट हट चुका है अभिषेक। योर क्रू वुड नो लर्निंग एंड डेवलपमेंट फुल एंड फ्रंट, मतलब इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक लर्निंग है, सीखते हैं लोग कि इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन इस IQ के बंदे को सिखाना चाहिए, ताकि वो जब प्रेजेंटेशन देखे उसको समझ में आ जाए ये चीज़। नाइस। एल&टी डिपार्टमेंट तो मस्ट है, मतलब किसी भी कंपनी को अच्छा ग्रो करने में। आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना, अपस्किल कर रहे हो लोगों को, क्या गलत है उस चीज में? बहुत ही इट्स अ वर्ल्ड वॉर 2 स्टफ, राइट? लाइक मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ तो कुछ भी इलॉन मस्क स्टफ नहीं है कि मार्स जाना है हम लोगों को बैठ के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये बैटिंग इंडस्ट्री का और गेमिंग इंडस्ट्री कितनी इवॉल्व हो तो जाएगी और? बहुत इवॉल्व होगी और 10-12 कंट्रीज लड़ेंगे एक दूसरे के साथ में। जितना वॉर होगा उतना बेटर होगा। जैसे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम में तो पोकरस्टार्स के जितने भी साइट होते थे, तो उनमें से एक साइट था pokerstars.it, व्हिच मींस पोकरस्टार्स दैट रन इन इटली। अगर इटली में 5000 लोग मर रहे थे, तो 5000 लोग खेल भी रहे थे। जब भी क्राइसिस आता है ना, पीपल ट्राई एंड फाइंड इजी वेज टू मेक मनी, एंड वन ऑफ देम इज गैम्बलिंग। राइट। एंड गैम्बलिंग का कौन सा स्किन आप ले रहे हो, कौन सा चोला पहन रहे हो, वो आपके ऊपर है। कि जुआ करके जीतना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स यूज करके जीतना चाहता हूँ, दैट्स अप टू यू। लेकिन एज दोनों चीजों का होता है, आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड गेम लोगे तो चांसेस ऑफ यू विनिंग आर मोर कंपैरेटिवली यू लूजिंग। दैट्स हाउ इट इज। जैसे आई नो पीपल इन स्पोर्ट्स बेटिंग, जो लोग मतलब दे आर फ्रॉम हार्वर्ड, आई नो दिस गाइस, एंड उनके पास पूरे सॉफ्टवेयर है, उनको पता है कि कौन सा प्लेयर, क्या एनालिटिक्स, क्या गेम, किस तरीके से खेलेगा, आज सुबह उसने क्या बोला था, हवा का रुख स्टेडियम में कितना घूमा था, उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर ट्रैक कर लेता है कि ये बंदे का परफॉर्मेंस क्या होने जा रहा है। टू 60% टू 70% ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्ड होता जाएगा, एंड वी वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो ये होगा आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का। जैसे NFL के प्लेयर्स यूएस में बोलते हैं कि स्पोर्ट्स बेटिंग तो होना ही चाहिए, राइट। नहीं तो ये करप्शन होता ही रहेगा। तो आपके मीडियम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि मतलब ये इंडस्ट्री वैसी है नहीं जैसे हमें घर में बताया जाता है ना, कि पेरेंट्स की जेम्स बॉन्ड आया, ग्लास रखा और उसने 3 इक्के निकाल के दे दिए। ये इंडस्ट्री वैसे बिल्कुल नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल लोग काम करते हैं। आपको लोग मिलेंगे जिनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, वो आते हैं, दे वांट सम एंटरटेनमेंट, दे वांट सम केक। देयर आर बेटर पीपल इन द वर्ल्ड आउट देयर। आई एम सेइंग, इफ you think that it's unethical doing something in India, there are matured markets over there, बाहर में matured markets हैं, आप अप्लाई कीजिए। अगर आईटी का जॉब तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, अगर यूएस में अगर आप अभी आपको जॉब लेना है, यूरोप में जॉब लेना है, आई गेमिंग इंडस्ट्री, जिसे आप लोग बेटिंग इंडस्ट्री बोल सकते हो, इज द इजीएस्ट प्लेस जहाँ पे जॉब मिलती है। सबसे ज्यादा कस्टमर सर्विस आई गेमिंग ऑनलाइन इंडस्ट्री में इंडियंस है, जो इंडिया से बैठ के काम कर रहे हैं यूरोप में, कि मैं इंग्लिश प्लेयर को कैसे सर्विस दे सकता हूँ। ऑन एवरेज कितना कमाते हैं जानते हैं? 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हिंदुस्तानी। और वो लोग कभी इंडिया में नहीं बताते कि हम लोग गैम्बलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। माँ बाप का स्टिग्मा होता है, दोस्तों का स्टिग्मा होता है,
क्योंकि दोस्त तो 20,000 का नौकरी कर रहा है आईटी में, लेकिन रेस्पेक्टफुल है आईटी, लेकिन गैम्बलिंग गलत है। लेकिन वो कल्चर मुझे बचपन से दिखा है। घर मतलब हम लोग ब्राह्मण है, घर के अंदर मंदिर था, काली माँ का पूजा होता है, मतलब पत्ते मैंने बचपन में देख लिए थे। तो उसका गलत मतलब भी मैं निकाल सकता था कि चलो ठीक है ना, वहां पे बैठ के दारू पीते, पत्ते खेलते और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। या बिजनेस मॉडल बनाना उस चीज का, जिस चीज को लोगों की 5,000 साल से जरूरत है। मैंने नहीं क्रिएट की है वो तो कैफियत, ऑटोमेटिक पहले ही था वो। ऑटोमेटिक ही है। मतलब है ना, मतलब जो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, शकुनी जो थे, उनको जो उनका जो लाइक पासा था, वो उनके डैड का घुटने का हड्डी था ना, वो उससे बनाया गया था वो चीज, राइट। मतलब वो जो खेला गया था वो पासा का खेल, मतलब वो कृष्ण भगवान खड़े थे वहां पे। तो तब आप जो पुलिस ऑफिसर के बारे में बोल रहे हो वो गलत है, तो मतलब कृष्ण भगवान गलत है, वो ये बताना चाह रहे थे, राइट। बहुत बढ़िया। तो एक आखिरी सवाल आपसे, मतलब आपकी लाइफ की ऐसी 3-4 लर्निंग बताओ जिससे कंपनी को बड़ा बनाया जा सके? हार नहीं मानना है अभिषेक। और मैं मानता हूँ सुपर पावर होता है किसी भी तरीके से। ऊपर देखो, मतलब अपने ऊपर भरोसा करो, लोगों को जाके अपने प्रॉब्लम बताओ, जो जेन्युइनली प्रॉब्लम हो ना, कि जब कुछ है नहीं खोने के लिए, और सामने वाले को जाके बोलोगे ना, सर आई हैव नथिंग टू लूज, बट इफ यू गिव मी दिस वन चांस ना, मैं दुनिया एक कर दूंगा। मतलब मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा नहीं पता। मैंने ये 3-4 बार किया अभिषेक, एकदम डायर स्टेट्स में, और वो काम करता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई स्वेयर, लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। अदरवाइज नॉट इवन फॉरगेट द इंडियंस, the richest of the richest Arabs, like when you go to them and talk to them, they'll not even give you a heed. मतलब whether you're an Indian or an Arab, वो आपके आंखों में पढ़ लेंगे। मतलब जो बंदा होता है ना, आपके आंखों में पढ़ लेता है कि ये बंदा मचा देगा। मतलब वो मेरे अंदर है। मतलब आई हैव फायर इन माय बेली। आई एम 40 बट आई एम स्टिल क्लॉकिंग वेरी हार्ड। तो अब आपका क्या मकसद है? क्या मिशन है आपका? अभी पैसा से तो कमा लिया, अब क्या चाहते हो? अभी सारे इंडियंस को उठाऊंगा और जितने ग्लोबल आई गेमिंग कंपनीज हैं उनमें उनको घुसाऊंगा, एज एम्प्लॉयज नॉट एज कस्टमर्स। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीखे, एक इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, इतनी बड़े होने जा रही है, उसके अंदर लगो। आईटी ग्रेट, सॉफ्टवेयर अमेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग अमेजिंग, गेट इनटू द द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द मून। जाओ, जो मून के अंधेरे साइड है ना, उसमें भी जाओ, डिस्कस करो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। जैसे भगवान को पाने का दो तरीका होता है, एक राइट हैंड तरीका होता है, जो वेज तरीका होता है, राइट, और दूसरा होता है तामसिक। हम लोग नॉन वेज खाते हैं, हम लोग ब्राह्मण है, वी आर कॉल्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, राइट। तो अगर राइट एंड लेफ्ट हो सकता है भगवान को प्रे करने में, तो दो तरीके हो भी सकते हैं प्रोफेशन में, मुझे वैसा लगता है। मतलब जो करना है, जैसा करना है वैसा करो, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे को ये करना है। हाँ, करना है भाई, करना है तो करना है भाई, कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें। मतलब मैं गुवाहाटी में जब रहता था, मुझे दिन भर लोग बोलते थे बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी, क्या फर्क पड़ गया मुझे? क्या मैं चाहता हूँ आसाम एक अलग कंट्री बन जाए या हिंदुस्तान एक अलग कंट्री बन जाए? दिल में इंडिया लेके घूमता हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मतलब आपको सारा दिन बोला जा रहा है बांग्लादेशी बांग्लादेशी, ठीक है, आप कलकत्ता काम करने जाओ तो आपको सारा दिन बोलते हैं पहाड़ी पहाड़ी, क्योंकि मैं आसाम से हूँ। बोले ये तो बड़ी दुविधा है। अब बॉम्बे गया तो वहां पे नाम ही नहीं पूछे, ये आता है हाँ कर ले। तो वहां पे सीखा हाउ टू वर्क 8 days अ वीक। दैट्स अ डिफरेंट कल्चर। और वो लेके जैसे बैंगलोर में पहुंचा, फ्राइडे देख रहे हो कोई कुत्ता लेके घूम रहा है, क्योंकि यूएस बंद है। तो इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड सैटरडे कल्चर। संडे का कल्चर तो नहीं होना चाहिए था, वो खराब आ गया। फ्राइडे 5 PM बैंगलोर स्विचेस ऑफ। रास्ते में गाड़ी दिखता है लेकिन लोगों का दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। बट गैमलिंग इंडस्ट्री में चाहता हूँ कि उसके बारे में लोगों को और पता चले, लोग इसमें घुसे, इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस करने के लिए। आई थिंक इंडिया इज अ वेरी अर्ली स्टेज मार्केट। यहाँ पे थोड़ा लोगों को शिक्षा देना चाहिए, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिषेक। क्योंकि इस तरीके से आप मार्केटिंग करोगे ना, कि एग्रेसिव टारगेट्स जब आपके होते हैं, लोगों को जाके, मार्केटर्स की गलती नहीं होती है। जब आप कंपनी आप बड़ी बड़ी टारगेट्स बनाती है, मार्केटर क्या करेगा? उसको भी तो घर में अपने वाइफ है ना, बच्चा है ना, उसको देखना पड़ेगा। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको एग्रेसिव मार्केटिंग करने, उसका लैंडिंग पेज उतना ल्यूक्रेटिव बन जाता है। आप डालो 1 रुपए, आपको 100 करोड़ मैं दे दूंगा कल। वो मार्केटर की गलती नहीं है, वो जो उपज है जहां से वो निकल रहा है, वहां पे उनको समझना पड़ेगा कि कंट्रोल, उदय कंट्रोल। तो अगर वहां कंट्रोल हो गया तो मार्केटर उतना ल्यूक्रेटिव लैंडिंग पेज नहीं बनाएगा जो ईयू में होता है। आप कितना भी एग्रेसिव एओपी बना लो, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, कि इस साल हमारा टारगेट इतना होगा, एडवर्टीजमेंट में अगर वो दिख गया ना, आ जाएगी यूरोपियन यूनियन आपके घर पे कि भाई बंद कर कंपनी, और इतना फाइन तो दे के बंद कर। वो चीज चाहिए इंडिया में। और इंडिया में ये सब कुछ है, लेकिन ऊपर ही सतह पे है। यू कैन जस्ट सी इट अप। जो नीचे का भाग होता है ना आइसबर्ग का, वो नहीं है एक्चुअली में। वैसे सर, थैंक यू सो मच यार, चलो, थैंक यू सो मच। ग्रेट डिस्कशन।